सेबी एलओडीआर आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एंड जल्दी जल्दी फिनिश करने वाले हैं सेबी एलओडीआर को. जस्ट लेट मी नो इफ ऑल द थिंग्स इज क्लियर और नॉट इन द चैट. चैट के अंदर एक बार मुझे बता दीजिए सारी चीजें क्लियर हैं so that we can start with the session. Yes, okay. ओके गाइस, सो अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद सेबी एलओडीआर एक्ट से. जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे अपन क्योंकि बहुत दिक्कतें आ रही हैं इसके अंदर. सबसे पहले अपन देखते हैं दैट एलओडीआर एक्ट आया क्यों, मतलब एलओडीआर रेगुलेशंस आया क्यों. आर यू हियर? मैं ऑडिबल नहीं हूँ क्या? सब ठीक है ना गाइस? Not audible? Please share screen if possible. Already sharing screen audible है ना? स्क्रीन भी आप लोगों को दिख रही होगी. जो पिन इट अगर आपके में पिन नहीं है तो, ताकि वो क्या होगा थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा. आई होप दैट दिख तो रहा होगा सब कुछ. ऑल क्लियर है? ऑडिबल? ओके. राकेश, देयर मस्ट बी सम इशू फ्रॉम योर साइड ओनली. बाकी सबको तो ऑडिबल है. ओके ओके, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से सेबी एलओडीआर एक्ट को स्टार्ट करते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इसके अंदर एंड मैं इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करना चाहती हूँ. अराउंड 1 PM वी विल टेक अ स्मॉल ब्रेक. व्हेन कंपनी यूज्ड टू गेट लिस्टेड, प्लीज समवन हेल्प राकेश. उसको सुना ही नहीं आ रहा है. बाकी सबको तो ऑडिबल है ना? यहाँ पे वो लिख रहा होगा थम्स अप का साइन. सबको आ रही है बाकी आवाज़. उनके आई थिंक कंप्यूटर में कुछ इशू. ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं. देखो, जब कंपनी पहले जाके लिस्टेड होती थी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, पहले पहले हिस्ट्री की बात कर रहे हैं अपन, जब पहले कंपनी लिस्टेड होती थी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो वो क्या करती थी, अग्रीमेंट के अंदर एंटर करती थी. एक अग्रीमेंट के अंदर एंटर करती थी जिसको बोलते थे लिस्टिंग अग्रीमेंट. लिस्टिंग अग्रीमेंट, लिस्टिंग अग्रीमेंट का एम क्या था कि सारी जो कंपनीज है ना वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करे. सारी जो कंपनी है वो रेगुलेशंस को फॉलो करे, सारे डिस्क्लोजर्स वगैरह टाइम के ऊपर दे. लेकिन इससे के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस करता था इस लिस्टिंग अग्रीमेंट का, कोई इंसान नॉन कंप्लायंस करता था तो उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले पाती थी हमारी जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है. वो कोई भी लीगल एक्शन जो है ना वो ले नहीं पाते थे. राइट. तो इस कारण से सेबी ने क्या करा, लिस्टिंग अग्रीमेंट जो था उसको एक स्टैट्यूटरी एनेक्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया सितंबर 2015 के अंदर एंड इसको रिप्लेस किससे कर दिया, सेबी एलओडीआर से. दैट इज लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. राइट, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. तो यही अपन पढ़ने वाले हैं. क्या क्या चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. इट इज़ एम एंड एप्लीकेबिलिटी. क्या एम था इस पर्टिकुलर सेबी एलओडीआर का. राइट. की फीचर्स ऑफ एलओडीआर, एलओडीआर के क्या क्या की फीचर्स हैं इसके अंदर. बेसिकली अपन जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका कंपोजिशन पढ़ेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए इफ़ यू आर अ लिस्टेड एंटिटी. राइट. क्वार्टरली आप लोगों को अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी हो तो क्या क्या कंप्लाइंस करने हैं. एनुअली आप अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी हो तो क्या क्या कंप्लाइंसेस आपको करने हैं. पीरियड इंटीमेशन देना पड़ता है अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी हो. तो अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ गिने हुए काम कर रहे हो तो उसको पहले से ही आपको रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा. वो वाली चीज़ें. उसके बाद में टाइप्स ऑफ कमिटी अंडर एलओडीआर रेगुलेशन. कौन कौन सी टाइप्स की कमिटी बनाना ज़रूरी है अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी हो तो. के बाद में रोल्स ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर अंडर एलओडीआर रेगुलेशंस. तो देखो, अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी हो ना
तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने की बहुत मतलब रिक्वायरमेंट है, ताकि वो क्या करे, ये देखे कि आप सारे के सारे कंप्लायंसेस अच्छे से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो उसके क्या क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में कुछ मिसलीनियस बातें अपन पढ़ने वाले हैं, एंड विद दिस वी विल कंप्लीट ऑल ऑफ आर LODR एक्ट, राइट। अब मैं बार बार LODR एक्ट बोल देती हूँ क्योंकि बाकी सारे एक्ट्स वगैरह होते हैं, ये LODR मतलब रेगुलेशन है, अभी नहीं ये रेगुलेशन निकाला है, राइट। यस, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, आपके ऐप के अंदर मिल जाएगा एंड यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा, डोंट वरी। यूट्यूब को मैं एज अ नॉर्मल इसको लेक्चर अपलोड कर दूंगी। ओके, ठीक है। तो ये सारी तो क्या हो गई अपने लिस्ट ऑफ चीज़ें हो गई कि ये सारी चीज़ें अपन को पढ़नी है, एम्स एंड एप्लीकेबिलिटी, की फीचर्स वगैरह। अब अपन स्टार्ट करते हैं विद आर एम्स। तो एम क्या था देखो इसका, मैंने आपको बताया कि लिस्टिंग अग्रीमेंट अपन लेते हैं, लिस्टिंग अग्रीमेंट होता है। तो लिस्टिंग अग्रीमेंट्स, जितने भी लिस्टिंग अग्रीमेंट्स के अंदर चीज़ें लिखी हुई थी उसको कंसोलिडेट एंड स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या बनाया गया, ये रेगुलेशन बनाया, ताकि सारी के सारी जो लिस्टिंग अग्रीमेंट में बातें लिखी गई हैं उसको आप एक जगह पर कंसोलिडेट करके लिख दीजिए, एंड सारी की सारी लिस्टेड एंटिटी क्या करें, उनको फॉलो करें, राइट। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं अपन। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, देखो यहाँ से पढ़ते हैं अपन एप्लीकेबिलिटी के बारे में। ओके, तो जो कंपनी है ना वो लिस्ट कराती है, कंपनी जो है वो लिस्ट कराती है, क्या चीज़ लिस्ट कराती है कंपनी, अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी को। जब हम बोलते हैं कि कंपनी लिस्टेड है, जब हम बोलते हैं कि हमारी कंपनी क्या है, लिस्टेड है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी ने खुद को जाके लिस्ट कराया, इसका मतलब होता है कि कंपनी ने अपने शेयर्स को सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट कराया है। तो अगर कंपनी अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को क्या कराती है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, SME एक्सचेंज के अंदर, और यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे अमेंडमेंट है। अब यहाँ पे आ गया इनोवेटिव, इनोवेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आई थिंक इनोवेटिव ग्रोथ ग्रोथ प्लेटफॉर्म, यस, इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है। इन तीनों के अंदर अगर वो लिस्ट कराती है कंपनी अपनी, तो क्या होता है, वो एप्लीकेबिलिटी में आ जाएगा, राइट, वो एप्लीकेबिलिटी में आ जाएगा। कंपनी क्या कर रही है, अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी को लिस्ट करा रही है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, SME एक्सचेंज के अंदर, या इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म के अंदर। कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है जो कंपनी को लिस्ट करानी होंगी, तो इसके अंदर अपन ने 4 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करा था। कौन कौन सी, डेट सिक्योरिटी, प्रेफरेंस शेयर्स, रिसिप्ट्स एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। डेट सिक्योरिटी, प्रेफरेंस शेयर्स, रिसिप्ट्स एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, राइट। डेट सिक्योरिटी का मतलब कौन कौन सी, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, प्रेफरेंशियल डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट। प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर कौन कौन से आएंगे, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल, परपेचुअल, नॉन क्यूमुलेटिव, एंड रिसिप्ट्स के अंदर IDRs एंड सिक्योरिटी, रिसिप्ट्स एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो अगर कोई कंपनी है जो अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को लिस्ट करा रही है, कहाँ कहाँ पर, एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, एक SME एक्सचेंज के अंदर, और एक इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म के अंदर, इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म के अंदर, तो वो क्या होगा, उनके ऊपर ये SEBI LODR एक्ट जो है ना वो अप्लाई कर जाएगा। SEBI LODR जो है ना वो अप्लाई कर जाएगा, और उनको ये सारी जो भी बातें लिख रखी है कि हाँ क्वार्टरली कंप्लाइंस करना पड़ेगा, एनुअल कंप्लाइंस करना पड़ेगा, कमिटी बनानी पड़ेगी, तो ये सारी चीज़ें उन लिस्टेड एंटिटी को करनी पड़ेंगी। तो अपन ने क्या कंप्लीट कर दिया, एम क्या था, स्ट्रीमलाइन करना प्रोसेस को, एंड कंसोलिडेट करना, सारे लिस्टिंग अग्रीमेंट में जो जो बात लिख रखी थी उसको एक रेगुलेशन के अंदर इन्होंने लिख दिया। एप्लीकेबिलिटी अपन ने देखी कि कंपनी जिन्होंने लिस्ट कराई है अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, SME एक्सचेंज के अंदर, एंड इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म के अंदर, उनको क्या हो गया, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, वो उनके ऊपर ये चीजें एप्लीकेबल हो जाएगी, ये रेगुलेशंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, राइट। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, की फीचर्स ऑफ LODR, की फीचर्स ऑफ LODR। सबसे पहले बात आ रही है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड की, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अगर एक आप लिस्टेड एंटिटी हो, जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना उसके अंदर ऑप्टिमम मिक्स होना चाहिए एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, उसके अंदर एक ऑप्टिमम मिक्स होना चाहिए एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अभी जो ऑप्टिमम मिक्स है ये क्या होता है, ऑप्टिमम मिक्स का मतलब होता है दैट 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, 50% एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, हाफ हाफ कर देना आप,
50% हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव रहेंगे एंड 50% हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बात आती है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने रहेंगे। तो देखो अगर आपके पास में, अगर ये डिपेंड करता है कि हमारा चेयरपर्सन कैसा है। हमारा चेयरपर्सन अगर रेगुलर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, चाहे वो रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तब 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर विल बी इंडिपेंडेंट। 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर वुड बी इंडिपेंडेंट। और इसके अलावा कोई और केस है, और कोई और केस मतलब क्या हुआ कि अगर वो नॉन रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अगर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निकल गया, या फिर अगर वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, रेगुलर भी है, लेकिन वो क्या है, किसी प्रमोटर का रिलेटिव निकल गया, किसी प्रमोटर का रिलेटिव निकल गया, या टॉप मैनेजमेंट के अंदर हुआ, या 1 रैंक बिलो द टॉप मैनेजमेंट के अंदर हुआ, तो इन सारे ही केसेस के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है कि हाफ ऑफ द डायरेक्टर मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हाफ ऑफ द डायरेक्टर मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और सारी ही लिस्टेड एंटिटीज के अंदर कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है। सारे ही लिस्टेड एंटिटीज के अंदर एक वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है। लेकिन अगर आप टॉप 1000 के अंदर आते हैं, अगर आप टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी है, तो एक वुमेन डायरेक्टर आपकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। कहाँ पर? आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड अपन ने पढ़ा था। कंपोजिशन ऑप्टिमम मिक्स होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का 50% होता है ऑप्टिमम मिक्स। इसके अंदर फिर अपन ने पढ़ा इंडिपेंडेंट के बारे में, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने कितने रहेंगे? अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने रहेंगे? अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव और रेगुलर है, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव एंड रेगुलर है, तो 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर विल बी इंडिपेंडेंट। एंड अदरवाइज कोई दूसरा केस है तो कितने रहेंगे? हाफ ऑफ द डायरेक्टर वुड बी इंडिपेंडेंट, राइट। अब हम बात करते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट मैंडेटरी फॉर सेक्शन 8 कंपनी। अगर एक सेक्शन 8 कंपनी है तो उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना मैंडेटरी नहीं है। और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टॉप 2000 कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टॉप 2000 कंपनीज अगर है तो उसके अंदर मिनिमम टू मिनिमम कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए? तो मिनिमम 6 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। अगर आप एक टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी हो तो नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने रहने चाहिए? 6 रहने। ऑप्टिमम मिक्स कितना रहना चाहिए? 50-50% रहना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने रहेंगे? वो सेम है कि चेयरपर्सन आपका क्या है उसके हिसाब से डिटरमाइन होगा। फिर बात करते हैं एज लिमिट की। तो अगर आप एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, अगर आप एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो एज लिमिट है मिनिमम टू मिनिमम 21 ईयर्स। और अगर आप एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो मिनिमम एज इज द सेम 21 ईयर्स। बट यहाँ पे एक मैक्सिमम की लिमिट दे रखी है कि अगर आप एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो मैक्सिमम एज आपकी 75 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद में भी आपका रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा, उसके बाद में भी आपका रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा अगर एसआर पास कर दिया गया है तो। अगर क्या पास कर दिया है? एसआर पास कर दिया गया है। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अगर कहीं पे वैकेंसी आती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी आती है तो इट मस्ट बी फिल्ड विद इन 3 मंथ्स, राइट। अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपन ने बताया कि हाँ इतने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, इतने ऑप्टिमम मिक्स होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, उनकी वैकेंसी आए तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर फुलफिल कर देना। इनकी मीटिंग कितनी होनी चाहिए? राइट, इनकी मीटिंग कितनी होनी चाहिए? तो इनकी मीटिंग होनी चाहिए कम से कम 4, ठीक है, साल में कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम गैप रहेगा 2 मीटिंग्स के अंदर वो 120 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब 120 डेज के अंदर कम से कम आप लोग एक बार तो मिल ही लेना सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्वोरम की बात की जाए तो खाली टॉप 2000 कंपनीज के लिए क्वोरम दिया गया है, दैट इज 1/3 और 3 विच एवर इज हायर, ठीक है, 1/3 और 3 विच एवर इज हायर, राइट। और अगर आप ऑडियो वीडियो मीन से भी पार्टिसिपेट करते हो तो भी आपको इस क्वोरम के अंदर गिना जाएगा। क्वोरम किसके लिए दे रखा है? टॉप 2000 कंपनीज के लिए दे रखा है। 1/3 और 3 विच एवर इज हायर, 1/3 और 3 विच एवर इज हायर। और इवन इफ आप ऑडियो वीडियो मील से कनेक्ट करते हो तो भी आपको क्वोरम के अंदर गिना जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कितना, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर ऑफ कमिटी। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, दैट जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो क्या बनाएंगे? कमिटीज बनाएंगे, क्योंकि मैंडेटरी है एलओडीआर के अंदर, राइट। एलओडीआर के हिसाब से कुछ कमिटीज बनाना मैंडेटरी है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्टर ऐसी कितनी कमिटीज का मेंबर हो सकता है? ऐसी कितनी कमिटीज का मेंबर हो सकता है? तो इन्होंने बोला कि मेंबर तो वो 10 कमिटी का हो सकता है, मेंबर तो वो 10 कमेटी का हो सकता है, लेकिन चेयरपर्सन खाली 5 कमेटी का हो सकता है।
अभी जो कमिटी मैं बोल रही हूँ, तो हर एक कमिटी इसके अंदर काउंट होगी क्या, कि अच्छा कुछ कंपनीज तो कोई म्यूजिक के लिए भी कमेटी बना देती है कि हम लोग सब म्यूजिक का प्रोग्राम करेंगे, कुछ कल्चरल एक्टिविटी करेंगे, राइट, तो ये वाली कमिटीज भी उसके अंदर गिनी जाएंगी क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, ये वाली कमिटीज नहीं गिनी जाएंगी इस लिमिट के अंदर, इसके अंदर खाली 2 कमिटीज गिनी जाएंगी, दैट इज ऑडिट कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, ऑडिट कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, राइट। और ये वाली जो चीजें हैं ये किसकी होगी, ये खाली पब्लिक कंपनी की होगी, भले ही पब्लिक कंपनी लिस्टेड है, भले ही पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट नंबर ऑफ कमिटीज, एक डायरेक्टर कितनी कमिटी के अंदर मेंबर हो सकता है, 10 कमिटी के अंदर, कितने मेंबर्स के अंदर डायरेक्टर हो सकता है, 5 कमिटीज, राइट। लेकिन ये जो कमिटी है वो कौन कौन सी है, खाली ऑडिट कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। और कौन सी कंपनी की कमिटीज को इस लिमिट के अंदर काउंट किया जाएगा, दैट इज पब्लिक कंपनी, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो, राइट। तो पब्लिक कंपनी चाहे लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, उनकी ऑडिट कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी मैक्सिमम 10 के अंदर मेंबर हो सकता है, मैक्सिमम 5 के अंदर चेयरमैन हो सकता है। अब बात करते हैं दैट एक पर्सन कितनी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, एक पर्सन कितनी कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप जो है ना वो होल्ड कर सकता है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक पर्सन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटी के अंदर डायरेक्टर नहीं हो सकता, एक पर्सन मोर देन 7 लिस्टेड एंटिटीज के अंदर डायरेक्टर नहीं हो सकता। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितनी कंपनीज में हो सकता है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी 7 लिस्टेड एंटिटीज के अंदर ही हो सकता है, मतलब कि लिमिट ऑलमोस्ट। एक पर्सन कितनी लिस्टेड एंटिटीज के अंदर डायरेक्टर हो सकता है, 7। क्या उन सब के अंदर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, यस वो हो सकता है, तो मतलब 7, राइट। लेकिन अगर एक पर्सन एक कंपनी के अंदर क्या है, होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मतलब उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, राइट, होल टाइम डायरेक्टर है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है किसी भी लिस्टेड एंटिटी के अंदर, तो अब वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खाली 3 लिस्टेड एंटिटी के अंदर सर्व कर सकता है, राइट, क्योंकि उसका क्या है, जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो अपन ने कितनी लिमिट पढ़ी, 7 लिस्टेड एंटिटीज के अंदर वो डायरेक्टर बन सकते हैं, 7 के अंदर ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। लेकिन अगर वो किसी कंपनी के अंदर होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, तो और कितनी कंपनी में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अब वो खाली 3 कंपनीज के अंदर बन सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल आर थिंग्स रिलेटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। अपन ने एम्स एंड एप्लीकेबिलिटी पढ़ ली, अब अपन पढ़ने वाले हैं अपना, एक बार रिवीजन करने वाले हैं अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या रहने वाली है, ऑप्टिमम मिक्स होने वाली है, 50% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, सारी ही लिस्टेड कंपनी को कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए, टॉप 1000 के अंदर है तो आपको एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना होगा, तो डिपेंड करता है दैट आपका चेयरपर्सन कैसा है, नॉन एग्जीक्यूटिव और रेगुलर वाला है तो 1/3 और अदरवाइज का केस है तो हाफ, राइट। अदरवाइज का केस मतलब क्या, कि आपका नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोटर जो है वो रिलेटेड है बीओडी के अंदर या मैनेजरियल पोजीशन के अंदर है या 1 लेवल बिलो मैनेजरियल पोजीशन के अंदर, तो इस सब के अंदर हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो मैंडेटरी नहीं है सेक्शन 8 कंपनीज के अंदर। अगर आप टॉप 2000 कंपनी के अंदर आते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने होने चाहिए, 6। एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 ईयर्स एंड 75 ईयर्स, 75 ईयर्स के बाद में भी रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, प्रोवाइडेड क्या पास हो, एसआर पास हो, राइट। वैकेंसी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब तक फिल हो जानी चाहिए, 3 मंथ्स के अंदर अंदर फिल हो जानी चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितनी बार मिलेंगे, तो 4 बार मिलेंगे, मैक्सिमम गैप 120 डेज का होना चाहिए। कोरम खाली टॉप 2000 कंपनीज के लिए दे रखा है, 1/3 और 3 विच एवर इज हायर, ऑडियो वीडियो मेल से भी आप लोग अटेंड करोगे तो भी चल जाएगा। कितनी कमिटीज का मेंबर हो सकता है, 10 कमिटीज का मेंबर हो सकता है। कितनी कमिटीज का चेयरपर्सन हो सकता है, 5 कमिटीज का चेयरपर्सन हो सकता है। ऑडिट कमिटी एंड नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी ही अपन इसके अंदर काउंट करेंगे। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात करें तो 7, लेकिन होल टाइम डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो अपना कितना रहेगा, 3 लिस्टेड एंटिटीज के अंदर ही आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, राइट। अब अपन बात करते हैं कंप्लाइंसेस की, कितने कितने कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे, जो अपन ने पढ़ा था ना एक बार अभी अभी आप लिस्ट हुए हो तो 1 टाइम कंप्लाइंसेस होगा। उसके बाद में हर बार क्वार्टरली भी आपको कोई चीज़ें सबमिट करनी पड़ेंगी, फिर एनुअली कुछ चीज़ें सबमिट करनी पड़ेंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पीरियर डिस्कशन करना पड़ेगा, राइट। पीरियर ही बताना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ हम लोग करने वाले हैं। एक लिस्टेड एंटिटी को ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, राइट। तो 1 टाइम कंप्लाइंसेस क्या है, मतलब इमीडिएटली बिफोर लिस्टिंग, मतलब आपकी जैसे ही लिस्टिंग होगी आपको ये सारी कंप्लाइंसेस करनी जरूरी है, राइट। वो कौन कौन सी कंप्लाइंसेस है दैट आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, एक CS एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर,
आपको अपॉइंट करना पड़ेगा CS एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर। आपको एक शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा, राइट। एक शेयर ट्रांसफर एजेंट को क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। उसके बाद में हम पढ़ते हैं क्वार्टरली कंप्लाइंसेस। देखो वन टाइम कंप्लाइंसेस के अंदर खाली दो ही बातें लिखी गई हैं कि हम दो जनों को अपॉइंट करेंगे। किस किस को अपॉइंट करेंगे, कंप्लाइंस ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे जो कि है हमारा CS, और एक शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करने वाले हैं, राइट। अब अपन पढ़ने वाले हैं क्वार्टरली कंप्लाइंसेस की हर क्वार्टर में आपको क्या क्या कंप्लाइंसेस करनी है। मोस्टली इसके अंदर 21 डेज दे रखा है, बस एक जगह क्या है 45 डेज है, राइट। तो 21 डेज के अंदर क्या करना है, आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बताना है कि हाँ हमने सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को है ना जो फॉलो करा है, सारी बातें जो कुछ भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर दे रखी है वो सारी चीजें हमने फॉलो करी हैं, उसकी रिपोर्ट्स आपको देनी है। उसके बाद में 21 डेज एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, राइट। क्वार्टर एंड हुआ, उसके 21 डेज के अंदर अंदर आपको ये सारी रिपोर्ट्स किसको सबमिट करनी है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जहां पर भी आप लिस्टेड हैं, या फिर आप हो सकता है SME एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हो, तो उन लोगों को आपको क्या है ये सारी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर आपको बताना पड़ेगा कितनी इन्वेस्टर्स की कंप्लेन आई, राइट। कितनी इन्वेस्टर्स की कंप्लेन आई। अभी जो इन्वेस्टर्स की कंप्लेन है इसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है कि देखो पहले एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर हमारे पास में कितनी कंप्लेंट्स थी, ड्यूरिंग द क्वार्टर हमारे पास में कितनी कंप्लेंट्स आई और हमने कितनी रिजॉल्व कर दी, अब एट द एंड ऑफ द क्वार्टर हमारे पास में कितनी कंप्लेंट्स बची हुई हैं। ऐसा पूरा स्टेटमेंट बनाकर हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी 21 डेज एट द एंड ऑफ द क्वार्टर से। उसके बाद में 21 डेज एट द एंड ऑफ द क्वार्टर हमको बताना पड़ेगा हमारा सिक्योरिटी एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटी। क्लास ऑफ सिक्योरिटी मतलब प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये वाले शेयर्स, डिबेंचर्स, राइट। तो इन सब के शेयर होल्डिंग क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, वो हमको हर क्वार्टर के अंदर बताना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज करो आपका ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये आपका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, ये 2% से ज्यादा चेंज हो जाता है, ये 2% से ज्यादा चेंज हो जाते हैं ऑफ योर टोटल पेड अप शेयर कैपिटल, तो आपको 10 डेज के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। सपोज करो क्वार्टर चल रहा है, बीच में कहीं पे 2% से ज्यादा, सपोज करो 5% तक का चेंज आता है, 5% योर कि आपके शेयर्स किसी ने बेच दिए, खरीद दिए, कुछ भी आया, तो जब भी ये चीज हुआ उसके 10 डेज के अंदर अंदर आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी ये चेंज हुआ उसके 10 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीमेशन करना पड़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड मैं आपको बात बताऊं तो देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न अपन 3 बार बताते हैं। एक बार वन टाइम जब भी आप लिस्ट होते हो उस समय, उसके बाद में आपको हर क्वार्टर में बताना पड़ता है 21 डेज के लिए। उसके बाद में आपको कभी भी 2% से ज़्यादा चेंजेस आते हैं तो 10 डेज के अंदर अंदर बताना पड़ता है। कभी भी चेंजेस आता है तो 10 डेज के अंदर अंदर बताना पड़ता है। ये 3 बातें हैं रिलेटेड टू शेयर होल्डिंग पैटर्न, राइट। अब 45 डेज, इतने ज़्यादा दिन आपको क्यों मिल रहे हैं कि 45 डेज मिल रहे हैं आपको, वो इसलिए मिल रहे हैं ताकि आप अपना क्वार्टरली स्टेटमेंट बना लीजिए, राइट। आप क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ईयर टू डेट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, राइट। ईयर टू डेट का मतलब क्या होता है, शुरू से लेके एंड तक। मतलब सपोज करो ये आपका क्वार्टर 3 है, राइट। तो ईयर जब से शुरू हुआ तब से लेके क्वार्टर 3 तक का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्लस इस पर्टिकुलर क्वार्टर का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। क्वार्टरली कंप्लायंस इज वेरी सिंपल, 21 डेज ही याद रखना, ठीक है। और एक 45 डेज वाला है, 21 डेज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, 21 डेज ऑफ आर इन्वेस्टमेंट के ग्रीवियंसेस। 21 डेज के अंदर अंदर हमको बताना पड़ेगा कि हमारे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, एंड 45 डेज के अंदर अंदर हमको बताना पड़ेगा क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। ओके, अभी तक सबको क्लियर है क्या, सब कुछ यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? हमने क्या क्या पढ़ा, एम्स एंड एप्लीकेबिलिटी, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके बाद में हम कंप्लायंसेस के ऊपर आए, वन टाइम कंप्लायंसेस एंड क्वार्टरली कंप्लायंसेस वी हैव फिनिश्ड। अभी तक सबको क्लियर है क्या सब कुछ? उसके बाद में वी कैन शिफ्ट। ओके, एक और बात है क्वार्टरली कंप्लायंसेस के अंदर कि हमको ये, चलो पढ़ाती हूँ मैं आपको, ये बता दीजिए क्लियर है क्या? रेगुलेशन इज नो इन मैंडेटरी इन एग्जाम्स, सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। रेगुलेशन नंबर, ओके, हाँ रेगुलेशन नंबर नहीं भी डालोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहां पे आपको दिख रहा होगा दैट हर एक का आंसर के बाद में लिख रखा है एज पर दिस रेगुलेशन नंबर, एज पर दैट रेगुलेशन नंबर। नहीं, आपको रेगुलेशन नंबर याद करने की कोई नीड नहीं है, राइट।
एक और बात है रिलेटेड टू क्वार्टरली स्टेटमेंट। देखो, अगर आप एक लिस्टेड एंटिटी हो, आपने क्या करा है, पब्लिक से पैसे मांगे हैं, राइट, आपने पब्लिक से पैसे मांगे हैं, लेकिन जो आपने पब्लिक से पैसे जिस पर्पस के लिए मांगे थे, आपने ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा था कि इस पैसे से हम क्या करेंगे, हमारी एक नई बिल्डिंग बनाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा और एक्सपांशन होगा, हमारा एक नया ब्रांच खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने पब्लिक से पैसे तो मांगे, लेकिन आपने उसको बिल्डिंग में लगाने के बजाय वहां पर कुछ और बना दिया, ठीक है, या फिर आपने अभी अपने वर्किंग के लिए उसको फंड्स को यूज में लेने लग गए, तो ठीक है, तो आपको क्वार्टरली बताना पड़ेगा, क्वार्टरली स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि आपने जो भी प्रोसीड्स यूज करे थे वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुए हैं, उन्हीं पर्पस के लिए जो आपने कहाँ पे मेंशन करा था, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर मेंशन करा, तो कितना उसके अंदर डेविएशन हुआ है फ्रॉम द यूज ऑफ प्रोसीड्स, एंड कितना वेरिएशन हुआ है कैटेगरी वाइज, राइट, कितना वेरिएशन हुआ है कैटेगरी वाइज, और कितना डेविएशन हुआ है फ्रॉम द यूज ऑफ प्रोसीड, जो कि आपने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर स्टेट करा था, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, क्वार्टरली बताना पड़ेगा, राइट। So with this we have completed all the quarterly compliances, right? 21 days, 45 days एंड क्वार्टरली एक स्टेटमेंट जाता है डेविएशन का, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो ओके। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या गाइस, जल्दी से बता दीजिए, यस नो। क्लियर क्लियर, ओके ओके, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे एनुअल कंप्लाइंसेस। एनुअल कंप्लाइंसेस के अंदर अपन पढ़ रहे हैं 60 डेज। देखो, जब भी आपका एनुअल ईयर खत्म हुआ, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उसके 60 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है, अपने फाइनेंशियल रिजल्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट सबमिट, फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है 60 डेज के अंदर अंदर। प्लस आपको ये जो एनुअल रिपोर्ट है ना, आपकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करनी पड़ेगी। आपकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कितने डेज के अंदर, नॉट लेटर देन द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ एनुअल रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स। देखो, एनुअल रिपोर्ट बन गई अपनी, ठीक है। अब एनुअल रिपोर्ट बनते ही क्या करते हैं, हम हमारे शेयर होल्डर्स को भेजते हैं एनुअल रिपोर्ट। जब इसकी डिस्पैचिंग हुई उससे पहले पहले ही आपको क्या करना है, इसको वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देना है एंड हमारे स्टॉक एक्सचेंज को दे देना, ठीक है। डिस्पैचिंग होने से पहले पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर दो अपनी एनुअल रिपोर्ट एंड अपने स्टॉक एक्सचेंज को दे दो हमारी एनुअल रिपोर्ट, राइट, ओके। एंड एनुअल रिपोर्ट टू शेयर होल्डर हमको कब तक देनी होती है, 21 डेज बिफोर द मीटिंग। तो जब भी आपकी मीटिंग होने वाली है शेयर होल्डर की, उससे 21 डेज पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये शेयर होल्डर को एनुअल रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। एंड उसके लिए जब आप डिस्पैचिंग कर रहे हैं उससे पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट एंड हमारे स्टॉक एक्सचेंज को वो चीज़ भेजनी पड़ेगी, वो जो हमारा क्या है, एनुअल रिपोर्ट, राइट। तो इस तरीके का आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, राइट, कि हमारी एनुअल रिपोर्ट गई, बिफोर मीटिंग हो रही है, मीटिंग होने से 21 डेज बिफोर क्या करना है, शेयर होल्डर्स के पास में हमारी जो एनुअल रिपोर्ट है वो पहुंच जानी चाहिए। और उसकी डिस्पैचिंग तो हमको पहले ही करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो जल्दी 21 डेज से पहले पहले पहुंचेगी। तो उसकी डिस्पैचिंग से पहले पहले हमको क्या करना है, वेबसाइट प्लस कहाँ कहाँ पे डिस्प्ले करना है, वेबसाइट के ऊपर देना है और हमारे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करनी है हमारी एनुअल रिपोर्ट, राइट। सो दिस वुड बी योर सीक्वेंस। उसके बाद में अगर कोई भी चेंजेस आप कर रहे हो अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर, अगर आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो एनुअल रिपोर्ट के अंदर, तो आपको उसकी रिवाइज्ड कॉपी अलोंग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ सच चेंज, मतलब अगर आपने एनुअल रिपोर्ट के अंदर कोई भी चेंजेस करा है ना, तो उसका क्या क्या डिटेल है और क्यों आप ये चेंजेस कर रहे हो, वो विद इन 48 आवर्स ऑफ AGM, मतलब सपोज करो आपकी मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर आप लोगों ने क्या डिसाइड करा कि नहीं हम ये चेंज कर रहे हैं हमारी एनुअल रिपोर्ट के अंदर, तो जब भी वो चेंजेस हुआ उसके विद इन 48, जो आपका AGM हुआ था उसके विद इन 48 आवर्स आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ेगा अलोंग विद द रीजन। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, वो प्रोसेस हो गया। इसको अच्छी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। समझ में तो आ रहा है ना, सारी चीजें समझ में आ गई। और एक 60 डेज के अंदर अंदर फाइनेंशियल रिजल्ट्स अलोंग विद द ऑडिट रिपोर्ट, और बाकी सारी चीजें तो इस चार्ट से आपको क्लियर हो जाएंगी। इज ऑल क्लियर?
उसको मैं अच्छी तरीके से बनाकर भी आपको सेंड कर दूंगी। ओके, अब अपन करते हैं कौन कौन सी कंप्लाइंसेस हो गई। वन टाइम कंप्लाइंस हो गई, क्वार्टरली कंप्लाइंस हो गई 21 डेज, 21 डेज, 45 डेज एंड अलग से एक स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन। अपना क्या हो गया, एनुअल कंप्लाइंसेस हो गया 60 डेज वाला, 21 डेज वाला, 48 आवर्स वाला, सारी चीजें हो गई बिफोर डिस्पैचिंग, राइट। अब अपन कर रहे हैं पीरियड इंटीमेशन टू LODR। मतलब अगर ये सारी चीजें कर रहे हो तो आपको पीरियड बताना पड़ेगा अपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, पहले ही बताना पड़ेगा। तो देखो 2 डेज इन एडवांस, मतलब अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो 2 दिन पहले ही बता देना, ठीक है। 2 दिन पहले ही बता देना, क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है, कंपनी क्या कर रही है, बाय बैक कर रही है अपने शेयर्स को, कंपनी क्या कर रही है, डीलिस्ट कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, और फंड्स रेज कर रही है। तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर क्या आता है, फ्लक्चुएशन आता है। मार्केट के अंदर क्या आता है, फ्लक्चुएशन आता है, राइट। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो 2 दिन पहले ही रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को बता देना, ताकि वो क्या करे, अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह का ध्यान रख सके कि कहीं कोई इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि ये सारी चीजें क्या करती है, मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन लाती है। इसलिए बोला है दैट इसको तो पीरियड ही हमको बता देना, राइट। पर्पज ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, वॉलेंट्री रीलिस्टिंग कर रहे हैं, फंड्स को रेज कर रहे हैं, अपना डिविडेंड डिक्लेरेशन कर रहे हैं, या फिर इशुएंस कर रहे हैं, आप सिक्योरिटीज वगैरह का डिक्लेरेशन कर रहे हैं, बोनस सिक्योरिटीज का, राइट। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं तो आपको 2 दिन पहले ही बताना पड़ेगा, राइट। याद रख लेना, थोड़ा बाय बैक कर रहे हैं, वॉलेंट्री कर रहे हैं, पैसे रेज कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं आपके क्या, डिविडेंड को, बोनस सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, राइट। उसके बाद में अगर आप अपना फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, भले ही वो क्वार्टरली हो, भले ही वो एनुअली हो, भले ही वो हाफ ईयरली का हो, उसके 5 दिन पहले पहले भी आपको क्या करना है, इंटीमेशन करना है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर कि हमारी फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है ना वो हम डिक्लेयर करने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर होगा, अगर कंपनी की पोजीशन साउंड निकली तो वापस से क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा। अगर कंपनी की पोजीशन इस बार अच्छी नहीं निकली तो वापस से भी मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा। तो बोला कि 5 दिन पहले पहले ही बता देना, राइट। 5 दिन पहले पहले ही आप क्या करना, बता देना। उसके बाद में 7 वर्किंग डेज के लिए बोला नोटिस ऑफ रिकॉर्ड डेट एंड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड डेट 7 डेज पीरियड टू द रिकॉर्ड डेट। मतलब आप जब भी रिकॉर्ड डेट अपनी अनाउंस करने वाले हैं, जब भी आप रिकॉर्ड डेट अनाउंस करने वाले हैं फॉर द पर्पज ऑफ योर बोनस इशू, की हाँ ये वाली डेट होने वाली है, जहाँ से क्या होगा, देखो मार्केट के अंदर बहुत सेलिंग वगैरह चलती रहती है कि बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है। तो कौन सी डेज के ऊपर कंपनी को कैसे पता चलेगा कि ये वाली डेट है जहाँ पे हम इन वाले शेयर होल्डर्स को, कि आज के जो हमारे शेयर होल्डर्स है ना, उनको हम बोनस इशू करेंगे, उनको हम राइट इशू करेंगे। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है। तो जब भी आप ये रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर रहे हो उसके 7 दिन पहले पहले ही बता देना कि ये वाली जो है ना हमारी रिकॉर्ड डेट होने वाली है, उसका नोटिस हम जारी करने वाले हैं, राइट। 5 डेज पीरियड टू रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट आने से 5 डेज पीरियड, 5 डेज पीरियड और टू रिकॉर्ड 7 डेज पीरियड टू द रिकॉर्ड डेट। तो आपको बताना है दैट हाँ हमारी रिकॉर्ड डेट आने वाली है। फिर जो आपकी रिकॉर्ड डेट है उससे 5 डेज पीरियड आपको क्या बताना है, ये रिकमेंडेशन बताना है कि इस रिकॉर्ड डेट पे हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं, इस रिकॉर्ड डेट पे हम एक्चुअली करने क्या वाले हैं। क्या हम कोई डिविडेंड डिक्लेयर करने वाले हैं, कैश बोनस डिक्लेयर करने वाले हैं, क्या चीज़ करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमको 5 डेज पीरियड बता देनी है। 7 डेज पीरियड तो बताने वाली ये है हमारी रिकॉर्ड डेट, इन 5 डेज पीरियड बताना है कि हम उस रिकॉर्ड डेट के ऊपर बाय बैक करने वाले हैं, कैश की बोनसेस डिक्लेयर करने वाले हैं, या फिर क्या चीज़ करने वाले हैं, राइट। अभी जो 5 डेज पीरियड है ना, इसके अंदर डेट ऑफ इंटीमेशन हटा देना एंड रिकॉर्ड डेट हटा देना। इसके बीच में उनके पास में 5 डेज बचने चाहिए, इसके बीच में उनके पास में 5 डेज बचने चाहिए। सिंपल सी बात थी, ठीक है। और कोई तो नहीं है शायद, ओके है। अगर आप अल्टरेशन कर रहे हैं अपने सिक्योरिटीज़ के अंदर, सिक्योरिटीज़ के अंदर आप अल्टरेशन कर रहे हैं, मतलब कि सपोज करो कि आप प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर रहे हो इक्विटी शेयर्स के अंदर, मतलब आप क्या कर रहे हो, अल्टरेशन कर रहे हो ये। और या फिर आप क्या कर रहे हो, परसेंटेज चेंज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अल्टरेशन कर रहे हो इन द इंटरेस्ट और द रिडीमेबल अमाउंट, परसेंटेज चेंज कर रहे हो आप इंटरेस्ट वगैरह की। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा चेंज है जिसके तो इसको कितने दिन पहले इंटीमेट करना है, 11 डेज पहले, ठीक है। बहुत ही बड़ा चेंज है तो 11 डेज पहले इंटीमेट कर देना। अब यहाँ पे एक ऐसा चेंज भी दे रखा है जो कि चेंज होने के बाद में आप इंटीमेट करोगे। अभी तो मैंने बताया पहले इंटीमेट कर देना, 2 दिन पहले इंटीमेट कर देना, 7 दिन पहले इंटीमेट कर देना, 5 दिन पहले इंटीमेट कर देना, 11 दिन पहले इंटीमेट कर देना। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई चेंज करते हो, देखो अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी चेंज करा
तो जब वो चेंज करा उससे 2 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को बता देना है। ठीक है, तो ये पहला चेंज है। जब आप वेबसाइट के अंदर चेंज कर दोगे तो विद इन 2 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज आपको क्या करना है, इंटीमेट कर देना है, राइट। तो अपना क्या क्या हुआ, तो अगर आप बाय बैक कर रहे हो, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग कर रहे हो, नए शेयर्स ला रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो तो 2 दिन पहले बता देना। उसके बाद में फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर कर रहे हो तो 5 दिन पहले बता देना, राइट। रिकॉर्ड डेट के लिए आई थिंक अब आप बिल्कुल नहीं भूलोगे रिकॉर्ड डेट। 7 डेज पहले पहले रिकॉर्ड डेट बतानी है, इन 5 डेज पहले पहले ये बताना है कि रिकॉर्ड डेट पे अपने को एक्चुअली करना क्या है। जो 5 डेज है उसके अंदर एक्सक्लूड कर देना अपनी रिकॉर्ड डेट को, डेट ऑफ इंटीमेशन को, बीच में 5 डेज बचने चाहिए, राइट। एंड 11 डेज पहले कर देना अगर आप कोई भी अल्टरेशन कर रहे हो अपनी शेयर्स के अंदर, एंड या फिर आप अल्टरेशन कर रहे हो इंटरेस्ट के अंदर या रिडीमेबल अमाउंट के अंदर, राइट। एंड 2 डेज, विद इन 2 डेज आपको इंटीमेट करना है अगर आप क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी चेंजेस कर रहे हैं। जब आप इसको 2-3 बार ऐसे बोलोगे, जल्दी जल्दी बोलोगे कि हाँ पीरियड वाले ये हैं, उसके बाद में क्वार्टरली वाले ये हैं 21 डेज, 45 डेज, उसके बाद में एनुअल वाले ये हैं 60 डेज, राइट। 21 डेज जो हमारा क्या जाएगा, नोटिस जाएगा शेयर होल्डर को। उसके बाद में पीरियड वाले आप ऐसे बोलोगे, 2-3 बार इसको बोल लोगे आराम से, आपको विद डेट कौन कौन से चीजें हैं वो सब आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। विद दिस वी विल गोइंग टू कम ऑन कमिटीज। तो अभी तक अपन ने क्या क्या चीजें कंप्लीट कर ली हैं, एम्स कंप्लीट कर लिया, एप्लीकेबिलिटी कंप्लीट कर ली, उसके बाद में अपन ने कंप्लीट कर लिया अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सारी बातें। उसके बाद में सारे कंप्लाइंसेस अपन ने कर लिए, भले ही वो एनुअल हो, क्वार्टरली हो, पीरियड हो या वन टाइम हो। अब अपन बात करते हैं कमिटीज की, कि लिस्टेड एंटिटीज को कौन कौन सी कमिटीज, देखो मैं लिस्टेड बोलूँ लेकिन लिस्टेड ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इन एसएमई एक्सचेंज, राइट, स्टॉक एक्सचेंज एंड इनोवेशन ग्रोथ प्लेटफॉर्म। क्या हुआ यहाँ पे, रिवीजन भी हो गया आपका एप्लीकेबिलिटी का। ठीक है, तो इन लोगों को कहाँ क्या क्या बनानी पड़ेगी, ऑडिट कमेटी तो कंपलसरीली बनानी पड़ेगी, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी बनानी पड़ेगी, स्टेक होल्डर कमेटी बनानी पड़ेगी। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी खाली उन लोगों को बनानी पड़ती है जो टॉप 1000 के अंदर आते हैं, जो टॉप 1000 के अंदर आते हैं, राइट। ओके, तो अब अपन बात करते हैं हमारी ऑडिट कमेटी की। यहाँ से बात करते हैं अपन ऑडिट कमेटी की। ओके, तो देखो ऑडिट कमेटी के अंदर क्या है, ऑडिट कमेटी हमारी होनी चाहिए क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हमारी ऑडिट कमेटी कैसी होनी चाहिए, क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जो हमारा जो चेयरपर्सन है वो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, हमारा जो चेयरपर्सन है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए हमारी ऑडिट कमेटी के अंदर, इसमें से 2/3 ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट, राइट। लेकिन ये ऑडिट कमेटी है तो हमारे सारे मेंबर्स कैसे होने चाहिए, फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए। हमारे भले ही 3 मेंबर्स है लेकिन ऑडिट कमेटी के अंदर हो आप यार, तो आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना जरूरी है। और उसमें से कम कोई एक जो ना ऐसा भी होना चाहिए जो अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हो, जो अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सपर्ट हो, राइट। जो कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी है वही ऑडिट कमेटी की कंपनी सेक्रेटरी रहती है, राइट। जो चेयरपर्सन है अपने ऑडिट कमेटी का, वो क्या अटेंड करता है, एजीएम अटेंड करता है, ताकि वो अपने शेयर होल्डर्स के सारे क्वेरीज को सॉल्व कर सके, राइट। जो भी आंसर्स है वो उसको दे सके। तो चेयरपर्सन कैसा होगा, इंडिपेंडेंट मेंबर होगा। 3 मेंबर्स रहेंगे मिनिमम टू मिनिमम, 2/3 ऑफ देम मस्ट बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सारे के सारे क्या रहेंगे, अपने फाइनेंशियली लिटरेट रहेंगे। एंड उसमें से कोई एक क्या रहेगा, एक्सपर्ट रहेगा, राइट। ऑडिट कमेटी का चेयरपर्सन क्या अटेंड करेगा, एजीएम अटेंड करेगा। और कौन कौन को वो लोग इनवाइट भेज सकते हैं ऑडिट कमेटी के अंदर आने के लिए, किस किस को इनवाइट भेजा जा सकता है, तो हमारे जो फाइनेंशियल हेड है उनको भेज सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर एंड हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को क्या भेज सकते हैं, अटेंड करने के लिए बोल सकते हैं हमारी मीटिंग को, हमारी ऑडिट कमेटी की मीटिंग को, ताकि कोई भी डिस्कशन करना हो हमारे फाइनेंशियल हेड से, इंटरनल कंट्रोल वाले से या फिर हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर से, तो वहीं पर वो लोग क्या कर ले, कंसल्ट कर ले। ठीक है, ये और बात होती है तो देखते हैं। ऑडिट कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स होंगे हमारे, मिनिमम 3 मेंबर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे 2/3। अगर हमारे एसआर शेयर्स हैं, राइट, हमारे कैसे शेयर्स हैं, एसआर शेयर्स हैं, मतलब कि सिक्योर तो वो वाले शेयर्स होते हैं ना, स्पेशल राइट वाले शेयर्स, वो वाले शेयर्स है, तो सारे के सारे डायरेक्टर्स क्या होने चाहिए, हमारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर कोई भी स्पेशल राइट वाले शेयर्स आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं अभी भी अपनी बैलेंस शीट के अंदर, तो सारे के सारे डायरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नॉर्मल बात है तो 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट इन द ऑडिट कमेटी। चेयरपर्सन हमारा कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मीटिंग्स क्या रहेगी,
एटलीस्ट फोर मीटिंग्स रहेंगी विद अ गैप ऑफ 120 डेज, राइट। एटलीस्ट फोर मीटिंग्स रहेंगी विद अ गैप ऑफ 120 डेज। हायर ऑफ 1/3 और 2। ओके, क्वोरम क्या रहेगा आपका? 1/3 और 2, एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंडेटरी है। मतलब क्वोरम कब कंप्लीट होगा? जब कम से कम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, अदरवाइज 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, राइट। हायर ऑफ 1/3 और 2, राइट। 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, एंड मिनिमम टू मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे तभी क्वोरम होगा। कितनी बार मीटिंग करेंगे? 4 बार मीटिंग करेंगे। गैप कितना रहेगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 120 डेज के गैप के अंदर आपको कम से कम एक बार तो मिलना है। एडिशनल पॉइंट क्या था? सारे मेंबर्स फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए और एक मेंबर तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या होना चाहिए? एक्सपर्ट होना चाहिए, एफएम का एक्सपर्ट होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी की। तो ऑलमोस्ट बातें सेम है, बस यहाँ पर आप अपना थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन लेकर आइएगा। देखो क्या कर रहे हैं अपन? रेम्युनरेशन डिसाइड कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ दैट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं, कंपनी के मालिक होते हैं, राइट। उनके पास में शेयर होल्डिंग होती है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो जो शेयर होल्डिंग वाले हैं ना, वो लोग ही तो डिसाइड करेंगे कि जो लोग रेम्युनरेशन ले रहे हैं, जो लोग पैसे लेंगे, सैलरी लेंगे, उनकी क्या सैलरी होगी। तो जो नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी है ना, उसके अंदर सारे के सारे डायरेक्टर्स कौन से होंगे? खाली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने रहेंगे? सेम 2/3 ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे। अगर अब इसके अंदर एसआर है, अब बाकी सारे के अंदर अगर भले ही एसआर वाले शेयर्स हैं तभी भी कितने रहेंगे? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स वुड बी इंडिपेंडेंट, राइट। जो चेयरपर्सन है वो कौन सा रहेगा? अपना इंडिपेंडेंट रहेगा। इसके अंदर भी चेयरपर्सन कितनी बार बैठकर वो लोग हमारी सैलरी को डिसाइड करेंगे। सैलरी का आप ये देखिए इंक्रीमेंट कब होता है? एक बार ही होता है ना साल में, तो साल में एक बार ही मिलेंगे, राइट। साल में एक बार ही मिलेंगे हमारे रेम्युनरेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी वाले, राइट। एंड क्वोरम कितना रहेगा? 1/3 और 2, इसमें से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना। यहाँ पे कितना था? 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यहाँ पे कितना है? एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एंड चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी may be appointed as may not be appointed as chairperson of NRC। मतलब जो चेयरपर्सन है हमारी कंपनी का, वो चेयरपर्सन नहीं होना चाहिए रेम्युनरेशन कमिटी। ये वाली कंडीशन है खाली कि जो चेयरपर्सन है हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो चेयरपर्सन नहीं हो सकता है हमारी एनआरसी वाली कंपनी का, राइट। तो अपन ने कंप्लीट कर लिया है अपना ऑडिट कमेटी, अपन ने कंप्लीट कर लिया है हमारा नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी। अब अपन कंप्लीट कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स कमेटी, राइट। स्टेक होल्डर्स कमेटी के अंदर क्या है? मिनिमम टू मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। एटलीस्ट 1 तो क्या हो जाना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो जाना चाहिए। एटलीस्ट 1 जो है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो जाना चाहिए। एसआर शेयर है तो अब मैंने बताया सबके अंदर सेम है, एसआर शेयर है तो 2/3 ही रहेगा। चेयरपर्सन कौन सा होना चाहिए? हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए चेयरपर्सन। एटलीस्ट कितनी बार मिलना है? एटलीस्ट एक बार तो मिल ही लेना, राइट। क्वोरम क्या रहने वाला है? इट इज नॉट मेंशन। ये एक्चुअली ये कमिटी करती क्या है? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी करती क्या है? वो देखती कि रिलेशनशिप ठीक तो है ना हमारा सबके साथ में, रिलेशनशिप हमारा सबके साथ में ठीक तो है ना। तो मतलब क्या करती है? एक्चुअली वो कंप्लेन सुनती है सब लोगों की, कि सब लोगों के साथ में हमारा रिलेशन सही रहे। तो कंप्लेन सुनती है वो किसकी? इन्वेस्टर्स की कंप्लेन, राइट। मिनिमम 3 डायरेक्टर सबके अंदर सेम है। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहना चाहिए। एसआर वाला हुआ तो 2/3 होता है। चेयरपर्सन हमारा क्या रहेगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा तो भी ठीक है, साल में एक बार मिलना है। क्वोरम डिसाइडेड नहीं है। क्या करती है ये कमेटी? हमारे इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट्स को सुनती है। फिर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, जो कि टॉप 1000 कंपनीज को बनाना जरूरी है। इसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, राइट। इसके अंदर मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स क्या होने चाहिए? आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होने चाहिए, राइट। इसके अंदर 3 ही है, मिनिमम डायरेक्टर 3 रहने चाहिए, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम क्या रहनी चाहिए? हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। मतलब क्या हुआ कि देखो बाकी सारी कमिटीज के अंदर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही मेंबर्स बनेंगे, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मेंबर बन सकते हैं और दूसरी कंपनी के सीनियर मेंबर्स वगैरह हुए तो वो लोग भी मेंबर बन सकते हैं, राइट। लेकिन मैक्सिमम कौन से होने चाहिए? मैक्सिमम हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही होने चाहिए, राइट। कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे? एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। अगर अपना एसआर वाला शेयर हुआ तो सेम 2/3 रहना चाहिए। जो हमारे चेयरपर्सन है, जो हमारा चेयरपर्सन है वो एटलीस्ट क्या होना चाहिए? हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर होना चाहिए। चेयरपर्सन क्या रहना चाहिए? हमारे
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर रहना चाहिए। कितनी बार ये लोग मिलेंगे? 2 टाइम्स मिलेंगे। एंड मैक्सिमम गैप कितना रहेगा इसके अंदर? 180 डेज का रहेगा, राइट। इसके अंदर मैक्सिमम गैप अपना कितना रहेगा? 180 डेज का रहेगा। हायर ऑफ 1/3 और 2, हायर ऑफ 1/3 और 2 एंड एटलीस्ट 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट बी मैंडेटरी। मतलब कोरम क्या है? 1/3 और 2 सेम। एंड एक क्या रहना चाहिए? अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला मेंबर रहना चाहिए, राइट। यस, डिफरेंशियल इक्विटी शेयर्स को ही बोलते हैं। ओके इसके अंदर सीनियर एग्जीक्यूटिव नॉन डायरेक्टर मेंबर भी मेंबर बन सकते हैं, राइट। ओके तो आई होप दैट यहाँ तक आपको सारी की सारी कमिटीज जो हैं अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, राइट। ऑडिट कमिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सारा रट जाएगा क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें बस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए बोली गई हैं। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कमिटी इज इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इट हैज सो मच ऑफ अमेंडमेंट, राइट। टॉप 1000 कंपनीज को लगती है 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इफ केस ऑफ 2/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इन केस ऑफ एसआर अदरवाइज 1 होने चाहिए। 2 बार मिलना चाहिए। मैक्सिमम गैप इसके अंदर कितना रहेगा? 180 डेज रहेगा, राइट। 180 डेज रहेगा। एंड हमारे चेयरपर्सन कौन होने चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर होने चाहिए। मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मैक्सिमम मेंबर होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल आवर कमिटीज एज। अब इन्होंने क्या बोला कि कमिटीज को कुछ कुछ डिस्क्लोजर्स भी करने पड़ेंगे। कमिटीज को डिस्क्लोजर्स भी करने पड़ेंगे। ये बस एक रीड करने की बात है, एक बार अपन इसको रीड कर लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा आ गया तो आप इसके अंदर से 1-2 ऐसा पॉइंट लिख सकते हो। फॉलोइंग डिस्क्लोजर शैल बी मेड इन द सेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन एनुअल रिपोर्ट। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी क्या करने वाली है? कुछ डिस्क्लोजर्स करने वाली है। दैट इज नेम ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हेडिंग द कमिटी। कोई स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के अंदर क्या बोलेंगे कि कौन सा ऐसा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो कि हेड कर रहा है हमारी कमेटी। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ आवर कंप्लायंस ऑफिसर। हमारे कंप्लायंस ऑफिसर का नेम क्या है? उसका डेजिग्नेशन क्या है? नंबर ऑफ शेयर होल्डर कंप्लेंट्स। मैंने क्या बोला था? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी क्या करती है? कंप्लेंट्स को सुनती है, राइट। तो कितनी कंप्लेंट्स आपको रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर? नंबर ऑफ कंप्लेंट्स नॉट सॉल्व्ड एंड सेटिस्फाइड ऑफ शेयर होल्डर्स एंड नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पेंडिंग, राइट। ये सारी तीनों पॉइंट्स तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद में कंप्लायंस ऑफिसर कौन है और हमारा हेड कौन था, राइट। तो उसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी क्या करेगी? ब्रीफली डिस्क्राइब करेगी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को। वो बताएगी कि कंपोजिशन कैसा था हमारे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी होने चाहिए और अदर मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो इसका कंपोजिशन कैसा था? कौन कौन नेम थे मेंबर्स के एंड हमारा चेयरपर्सन कौन था जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर होना चाहिए। मीटिंग कितनी बार होगी? 2 बार होगी। एंड अटेंडेंस ड्यूरिंग द ईयर क्या थी? तो ये छोटे मोटे डिस्क्लोजर्स हैं जो कि क्या करने पड़ेंगे? इनको करने पड़ेंगे इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनुअल रिपोर्ट के अंदर, राइट, कमिटीज। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं रोल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर। अभी तक सबको सब कुछ क्लियर है क्या? अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। एम्स, एप्लीकेबिलिटी, उसके बाद में हमने क्या कंप्लीट करा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंप्लायंसेस। उसके बाद में हमने सारे कंप्लायंसेस, एनुअल कंप्लायंसेस, क्वार्टरली कंप्लायंसेस, ये पीरियड कंप्लायंसेस, ये सारे कंप्लीट। उसके बाद में हमने सारी कमिटीज को कंप्लीट करा। अब हम कहाँ पे हैं? हमारे कंप्लायंस ऑफिसर के अंदर है। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है क्या? राइट, अपन ने की ये एनुअल कंप्लायंसेस, पीरियड, टाइप्स। और अब हम रोल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर के अंदर है जो बहुत छोटा है। एंड उसके बाद में खाली हमारा मिसलीनियस वाला पार्ट बच जाएगा। राइट गाइस, क्लियर? जस्ट राइट क्लियर इन द चैट। क्लियर। ओके, रोल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो देखो हमारा जो डायरेक्टर है, केएमपी है, प्रमोटर है, ये सारे लोग अपने अपने ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या अपॉइंट करते हैं? हमारी कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। तो अब ये जो हमारी कंप्लायंस ऑफिसर है ये एक्चुअली करेगी क्या? ये कंफर्म करेगी दैट हमने सारे रेगुलेटरी प्रोविजंस को फॉलो करा है या नहीं करा। इंश्योर करेंगे दैट सारे रेगुलेटरी प्रोविजन को फॉलो करा है या नहीं करा। कोऑर्डिनेट करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे बोर्ड की। मतलब कोऑर्डिनेशन करेंगे बोर्ड के साथ में कि देखो बोर्ड, अब तुमको यहाँ पे मीटिंग, ये वाली कमेटी बनानी है, देखो बोर्ड तुमको अब मीटिंग करनी चाहिए, राइट। तो उनके साथ में कोऑर्डिनेशन करेंगे। इंश्योर करेंगे दैट हम क्या कर रहे हैं? करेक्ट प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। इंश्योर करेंगे दैट हम क्या कर रहे हैं? करेक्ट प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं।
दैट वुड रिजल्ट इन करेक्टनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाय द लिस्टेड एंटिटी एंड रेगुलेशन, ताकि क्या हो, करेक्ट प्रोसीजर फॉलो हो, तो हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो फुलफिल कर सके। एंड मॉनिटर करेगी ईमेल ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल डिवीजन, सारे जो ईमेल्स हैं वो किस तरीके से पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं, उसका रेजोल्यूशन वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा, रोल ऑफ कंप्लाइंस ऑफिसर है कि वो कंफर्म करेगा दैट आप सारे रेगुलेटरी प्रोविजन फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसके बाद में कोऑर्डिनेट करेगा बैंक के साथ, अपने बोर्ड के साथ में। उसके बाद में वो क्या करेगा कि देखेगा कि आप प्रोसीजर्स अच्छे से फॉलो कर रहे हो ताकि हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन फुलफिल कर सके। उसके बाद में वो मेल्स को चेक करेगा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम के अंदर। एक दो बार रिपीट करेंगे, आराम से याद होगा, राइट। कंफर्म करेगा रेगुलेटरी प्रोविजन फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बोर्ड के साथ में क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, इंश्योर कर रहा है करेक्ट प्रोसीजर अपन फॉलो करें ताकि हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है फुलफिल कर सके। उसके बाद में ईमेल को देखेगा, कौन देखेगा, हमारा कंप्लाइंस ऑफिसर देखेगा। कंप्लाइंस ऑफिसर कौन, कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। विद दिस वी हैव आल्सो कंप्लीटेड आवर रोल ऑफ कंप्लाइंस ऑफिसर। अब अपन बात करते हैं सब्सिडरी के बारे में। देखो मिसलिनियस पार्ट के अंदर आ गए, 3 4 5 मिसलिनियस पार्ट है इसके अंदर। एक है अपनी सब्सिडरी वाला पार्ट, कि सब्सिडरी जो है हमारी लिस्टेड एंटिटी का, उसका क्या होगा, और कुछ वेरियस डिस्क्लोजर्स। एंड विद दिस वी विल कंप्लीट द होल ऑफ आवर LODR एक्ट। उसके बाद में अपन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे एंड ब्रेक के बाद में हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ऑफ द मॉड्यूल एंड पास्ट ईयर के क्वेश्चंस ऑफ सेबी एक्ट एज वेल एज LODR एक्ट, राइट। क्योंकि ये बैच का क्या फोकस रहने वाला है, दैट हम सारे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी करें अलोंग विद द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज वी गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चंस, कि किस तरीके के क्वेश्चंस एक्चुअली पूछे जाते हैं पास्ट ईयर के अंदर। और मॉड्यूल के क्वेश्चंस करना तो अनस्किपेबल है, वो हम करने ही करने चाहिए, क्योंकि कब ICI वहां से उठा के एज इट इज पूछ लेगा ना, पता नहीं चलेगा, राइट। तो मटेरियल सब्सिडरी के बारे में बात करते हैं। देखो जो लिस्टेड एंटिटी है ना, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जो सब्सिडरी है ना वो भी अच्छे से काम करे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बात आ रही है कि जो हमारी मटेरियल सब्सिडरी है, मटेरियल सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, ऐसी सब्सिडरी जिसका कंसोलिडेटेड, जो कंसोलिडेटेड इनकम था ना उसमें से 20% इनकम किसकी आ रही है, इस सब्सिडरी की आ रही है, राइट। 20% इनकम इस सब्सिडरी की आ रही है, तो वो सब्सिडरी हमारे लिए बहुत मटीरियल है। तो एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कहाँ पे चला जाएगा, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में चला जाएगा। एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से उनके पास में चला जाएगा, क्या, ताकि वो देख सके कि लोग ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। उसके बाद में अगर उस सब्सिडरी का क्या करना चाह रहे हैं, हम 50% से ज्यादा स्टॉक बेच रहे हैं, 50% से ज्यादा शेयर्स हम वहां के बेच रहे हैं, 50% से ज्यादा शेयर्स बेचने से क्या होगा, उसका क्या चला जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा, राइट। अगर अपन 50% से ज्यादा शेयर्स बेच देंगे तो हमारा कंट्रोल चला जाएगा। तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेचने से पहले SR पास करना पड़ेगा, बेचने से पहले SR पास करना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर रहे हैं, 20% से ज्यादा उसकी असेट को बेच रहे हैं, ठीक है। या तो आप क्या कर रहे हैं, 50% से ज्यादा उसका स्टॉक बेच रहे हैं, कि ऐसा बेच रहे हैं जैसे सपोज करो अपने पास में 70% स्टॉक है, तो आप उसको इतना बेच रहे हो कि सपोज 30% बेच रहे हो, तो अपने पास में अभी कितना बचेगा, 40% ही बचेगा। तो अगर आप ये 30% बेचना चाह रहे हो तो इसको से पहले आपको क्या पास करना पड़ेगा, SR पास करना पड़ेगा, राइट। या फिर आप क्या पढ़ रहे हैं, उसकी असेट में से, उसकी मटेरियल सब्सिडरी की टोटल असेट में से 20% ऑफ द असेट्स, 20% ऑफ द असेट्स आप क्या कर रहे हैं, सोल आउट कर रहे हैं। 20% ऑफ द असेट आप सोल आउट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको SR पास करना पड़ेगा। लेकिन SR पास करने की कोई जरूरत नहीं है अगर ये जो सेलिंग वगैरह हो रही है 50% से ज्यादा 20% ऑफ देयर असेट्स क्यों हो रही है, क्योंकि आपका IBC हुआ है एंड जो आपका रेजोल्यूशन प्लान है वो क्या हो गया है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने एक्सेप्ट कर लिया है। यस राकेश, व्हाट इज योर डाउट, एक बार डाउट लिख दीजिए जल्दी से ताकि अपन रिजॉल्व कर सके, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ डिस्क्लोजर 1 डे बिफोर आपको इस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना पड़ेगा कि देखो हम ये चीज़ जो है ना बेच रहे हैं, क्यों हमारा IBC हो रहा है, राइट। तो अगर IBC हो रहा है तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, SR पास करना पड़ेगा 50%, राइट। SR पास करना पड़ेगा। SR पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हम क्या कर रहे हैं, IBC कर रहे हैं। अब ये 3 चीज़ें भी आपको करनी ज़रूरी है आपकी अनलिस्टेड सब्सिडरीज से, ठीक है। अनलिस्टेड सब्सिडरी ऑडिट कमेटी जो है ना रिव्यू करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑडिट कमेटी ऑफ लिस्टेड कंपनी। अगर हमारे पास में 100% कंट्रोल हो और हमें कुछ नहीं, अगर हमारे पास में 100% कंट्रोल हो और हम कुछ पार्ट ही होल्ड करते हैं तो भी तो नहीं है,
देखिए साफ साफ लिख रहा है यहाँ पे, अगर अपन अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे तो ऐसा आप ऐसा डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं शेयर्स को ताकि रिडक्शन हो रहा है शेयर होल्डिंग का टू लेस देन 50% और सीजेस टू एक्सरसाइज इन कंट्रोल ओवर द सब्सिडी। बेसिकली बात यहाँ पे ये आ रही है कि आपकी जो सब्सिडरी की कंट्रोल है वो लॉस नहीं होना चाहिए, राइट। तो आई होप दैट इससे आपका डाउट एकदम क्लियर हो गया हो, क्रिस्टल क्लियर हो गया हो, राइट। Audit committee of your listed entity also review the financial statement and financial statement in particular investment made under subsidiary company। financial statement review करेगी हमारी audit committee। उसके बाद में minutes of the meeting, minutes of the board meeting, मतलब हमारी जो सब्सिडरी है, हमारी जो अनलिस्टेड सब्सिडरी है, हमारी जो अनलिस्टेड सब्सिडरी है उसके मीटिंग्स के अंदर क्या क्या माइन्यूट्स हुए, उसके जो माइन्यूट्स हैं वो हमारी बोर्ड मीटिंग के अंदर भी रखे जाएंगे, हमारी बोर्ड मीटिंग ऑफ द लिस्टेड एंटिटी के अंदर भी रखे जाएंगे। और मैनेजमेंट ऑफ अनलिस्टेड सब्सिडरी शुड ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ बोर्ड, मतलब जो मैनेजमेंट है हमारी अनलिस्टेड कंपनी का वो ब्रिंग टू द नोटिस, मतलब हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नोटिस में लेकर आ गए अगर कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और अरेंजमेंट हुआ है तो, अगर कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन या अरेंजमेंट हुआ है तो। सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन एंड अरेंजमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर ऐसा कोई हुआ है जो कि मोर देन टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस एंड लाइबिलिटी वगैरह हुआ ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर टोटल 10% से ज़्यादा वाला कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो हमारी मैनेजमेंट को हमारे एक्चुअल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, राइट। अब अपन बात करते हैं वेरियस डिस्क्लोजर्स की। कुछ नहीं है इसके अंदर, बस छोटा सा है पार्ट, ये डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, रीड आउट करने का है, रीड कर रहे हैं कुछ आ गया तो देखो ये चीज़ ना थोड़ी ऑडिट के अंदर भी दी गई है और थोड़ा बहुत यहाँ पर भी मिसलिनियस पॉइंट्स के अंदर दे रखा है, तो यहाँ पे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा ऑडिट के अंदर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑडिट के अंदर ये वाले सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी अपन इसको थोड़ा बहुत यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। एक क्या है कि अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर अगर आप एएस से कुछ अलग भटके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो, वो एएस में जो दे रखा है वो वाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो तो आप वो चीज़ बताइए एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी दीजिए अगर आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ डिफरेंट करा है दैट ऑफ द एएस, राइट। उसके बाद में आप बताइए कि प्रोसीड्स फ्रॉम आईपीओ, आपने जो इनिशियल पब्लिक ऑफर करा था, आपने जो आईपीओ करा था उसका उसको ऑडिट कमेटी को डिस्क्लोज करिए कि आपने उसका यूजेस कैसा करा, उसके फंड्स का आपने यूज कैसे करा, एनुअल बेसिस के ऊपर आप डिविएशन बताइए, ठीक है, एनुअल बेसिस के ऊपर आप डिविएशन बताइए एंड मॉनिटर करें एजेंसी टू रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी, ऐसे एजेंसी को बताइए जो कि उसकी रिपोर्ट जो है ना वो ऑडिट कमेटी को लाकर दे आईपीओ के बारे में। बेसिकली यही बात बोला है कि कहाँ कहाँ पे यूज करा, कुछ डिविएशन हुआ है तो एनुअली बता देना ऑडिट कमेटी को, राइट। रेम्यूनरेशन और पेक्यूनरी रिलेशनशिप ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद विज़ ऑफ कंपनी मे बी डिस्क्लोज इन ऑडिट रिपोर्ट। तो मैंने आपको क्या बोला था, हमारा जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है ना वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, वो कंपनी का शेयर होल्डर होता है। तो जो कंपनी का शेयर होल्डर है हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसकी कितनी शेयर होल्डिंग है, उसका कितना पेक्यूनरी रिलेशनशिप है, वो सब भी हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा हमारे एनुअल रिपोर्ट के अंदर, राइट। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, तो देखो मैनेजमेंट ना कुछ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता है। मैनेजमेंट क्या डिस्कस करता है कि हमारी इंडस्ट्री कैसी चल रही है, हमारी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे पास में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी या थ्रेट है, राइट, हमारे रिस्क कैसे कैसे हैं, हमारी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ये सारी चीज़ें जो है ना मैनेजमेंट डिस्कस करता है एंड इसी की पूरी चीज़ें हमको क्या करनी पड़ेंगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी कि हमारे मैनेजमेंट ने एक्चुअली पूरे साल में डिस्कस क्या किया, राइट। इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, रिस्क एंड कंसर्न, आउटलुक ऑफ इंडस्ट्री, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, डिस्कशन ऑन योर ओन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स एडिक्वेसी एंड मटेरियल डेवलपमेंट इन एचआर, राइट। तो ये सारी मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस है जो आपको कहाँ पे रिपोर्ट करनी पड़ेगी, एनुअल रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ों का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। जो भी अपन पढ़ रहे हैं ना उसका एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या जाएगा, डिस्क्लोजर जाएगा, राइट। अब बिजनेस के ऊपर एक ये अमेंडेड है दैट बिजनेस के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आया है, क्या आया है, जो कि इंक्लूड कहाँ पर होगा, हमारी एनुअल रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड होगा कि वो शो करें कि वो कितना एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव के ऊपर खर्चा कर रही है, राइट। एनुअल रिपोर्ट के अंदर शोकेस करो कि आप कितना खर्चा कर रहे हो एनवायरमेंट के ऊपर, अपनी सोशल के ऊपर एंड गवर्नेंस के ऊपर, राइट। जब भी किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट होता है, जब भी किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट होता है तो उसके बारे में कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। क्या चीज़ें डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, रेज्यूमे बताओ, उसकी नेचर ऑफ एक्सपर्टीज़ बताओ कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे पास में आकर हमको क्या एक्सपर्टीज़ देगा,
उसके बाद में नेम ऑफ द कंपनी अंडर विच द डायरेक्टर और मेंबरशिप होल्ड देयर डायरेक्टर्स, मतलब कि ये डायरेक्टर और कौन कौन सी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड करता है, ये डायरेक्टर और कौन कौन सी कमिटी के अंदर का मेंबर है। तभी तो देखो, अगर रिलायंस का डायरेक्टर मेरी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनता है तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ये भी बताओ ना दैट वो कहाँ कहाँ पर है, राइट, वो कहाँ कहाँ पर है डायरेक्टर, राइट। ओके। उसके बाद में आपको एक सीओ सीएफओ को भी सर्टिफाई करना पड़ेगा दैट जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो क्या है, ट्रू एंड करेक्ट है। आपने ऑडिट के अंदर कल मेरे से क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली बात पढ़ी है, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद आ रही होंगी, स्पेशली ये डिस्क्लोजर वाली बातें, राइट। तो एक बार अपन क्या करते हैं, फटाफट से पूरा रिवीजन कर लेते हैं, पूरे के पूरे का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। एम्स कंसोलिडेट स्ट्रीमलाइन करना, एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर होगी, शेयर्स को स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज को लिस्ट करा है अपने स्टॉक एक्सचेंज जैसे मी एक्सचेंज एंड इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 50% होना चाहिए, 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, टॉप 1000 के अंदर हो तो इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। अगर अपन बात करें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तो 1/3 ऑफ द डायरेक्टर विल बी अगर रेगुलर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हमारा चेयरपर्सन, तो 1/3 क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। अदर केसेस के अंदर हाफ रहेगा। एज क्या रहनी चाहिए उनकी, 21 ईयर्स, 75 ईयर्स के बाद में भी रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट क्या होगा, एसआर पास होगा, राइट। बोर्ड ऑफ मेंबर्स कितनी बार मिलेंगे, 4 बार मिलेंगे। मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, 120 डेज का गैप होना चाहिए। इसके बाद में नंबर ऑफ कमिटी वाला पार्ट, तो 10 कमिटीज के अंदर मेंबर हो सकता है एंड 5 कमिटीज के अंदर चेयरपर्सन हो सकता है। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप 7 और आप होल टाइम मेंबर हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो कितना रहेगा, 3 कंपनीज के अंदर ही आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, राइट। उसके बाद में अपन कंप्लाइंसेस की बात करी तो 1 टाइम कंप्लाइंसेस सीएस को अपॉइंट कर दो एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट। उसके बाद में क्वार्टरली कंप्लाइंसेस तो 21 डेज के अंदर क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला, इन्वेस्टर वाला एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, एंड 45 डेज के अंदर अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज कर देना। एनुअल के अंदर अगर अपन देखें तो 60 डेज और 21 डेज के अंदर अंदर हमको शेयर होल्डिंग्स को क्या देना है, एनुअल रिपोर्ट देना है। उससे पहले हमको वेबसाइट एंड जब हम उसको डिस्पैच करेंगे उससे पहले हमको वेबसाइट एंड स्टॉक एक्सचेंज को हमारी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी है एंड कोई भी चेंजेस हुए हैं एजीएम के अंदर तो 48 आवर्स के अंदर अंदर बता देना, ठीक है। पीरियड इंटीमेशन 2 डेज के अंदर बहुत सारी बातें लिख रखी थी। उसके बाद में 5 डेज के अंदर हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट जाएगी, 7 डेज के अंदर अंदर रिकॉर्ड डेट जाएगी एंड 5 डेज के अंदर अंदर क्या जाएगा हमारा, यस बिल्कुल, चेंजेस जो है अल्टरेशन अगर कुछ हुआ है तो 11 डेज के अंदर बता देना। वेबसाइट के अंदर कुछ चेंज करा है तो विद इन 2 डेज बता देना। उसके बाद में हमने कमिटीज के बारे में तो 1-2 बार पहले से ही रिवीजन कर लिया है। विद दिस चार्ट यू विल बी इजीली बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट द कमिटीज, राइट। उसके बाद में कमिटीज कुछ चीज़ें डिस्क्लोज भी करती हैं, कंप्लाइंस ऑफिसर के क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंफर्म कर लेना, कोऑर्डिनेट कर लेना, करेक्ट प्रोसीजर फॉलो करना एंड ईमेल्स को भी मॉनिटर करते रहना। उसके बाद में मटेरियल सब्सिडरी के बारे में अपन ने पढ़ा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो इसके इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाना 50%, 20% एसआर पास होगा। एसआर पास होने की जरूरत नहीं है अगर आईबीसी का प्रोसेस है तो। उसके बाद में ऑडिट कमेटी क्या रिव्यू करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगी, माइन्यूट्स को रिव्यू करेगी। उसके बाद में कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हुआ है तो मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड हमारे बोर्ड को बता देना, राइट। सिग्निफिकेंट मतलब 10% वाला ऑफ द इनकम, असेट, एक्सपेंसेस ऑफ द मटीरियल ऑफ द सब्सिडरी इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद में अपन ने बहुत सारे डिस्क्लोजर्स पढ़े हैं जैसे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाला। उसके बाद में आईपीओ के अंदर कहाँ कहाँ से पैसा आया, क्या क्या डेविएशन था, रेम्यूनरेशन हमारी, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का उसका पिक्यूनरी इंटरेस्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एनवायरमेंट के लिए, सोशल के लिए, गवर्नेंस के लिए, राइट। एंड उसके बाद में हमारा अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसके रिज्यूमे वगैरह बता दो कौन सी कमेटी के अंदर मेंबर है एंड सीईओ सीएफओ सर्टिफाई करेगा दैट फाइनेंशियल मेरा एकदम ट्रू एंड करेक्ट है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ आवर सेबी एलओडीआर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब अपन क्या करेंगे, एक ब्रेक लेंगे 12:50 से 1:30 तक का। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सारे के सारे 1:25 तक का ले लेते हैं, चलो 1:30 तक का ही ले लेते हैं, 1:30 तक का। उसके बाद में आके अपन सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और एक बार अपन मॉड्यूल से भी सारी चीज़ें चेक कर लेंगे ऑफ दिस सेबी एलओडीआर, राइट। एक बार मॉड्यूल से चेक कर लेंगे एंड सारे क्वेश्चन रिविजन कर लेंगे ऑफ द मॉड्यूल एंड ऑल द पास्ट ईयर के क्वेश्चन।
कोई भी क्वेरी है तो पूछ लीजिए 4 मिनट के अंदर अंदर। कोई भी क्वेरी है गाइस? यहाँ सब कुछ क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए। इज एवरीथिंग क्लियर? मैम हमारी मटेरियल सब्सिडरी का कंट्रोल लॉस होता है तो ही बताना है, या अदर सब्सिडरी का लॉस को भी? मटेरियल सब्सिडी, ओके, मटेरियल सब्सिडरी लिख रखा है, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है मटेरियल सब्सिडरी, राइट, मटेरियल सब्सिडी। एक बार आपको एक बार थोड़ा रीड करना पड़ेगा, एक बार रीड कर लेना आप सारे नोट्स तो एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट। और यार इसको है ना आप लोग क्या करना, नोट से ही रीड करना, मॉड्यूल से रीड मत करना क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हैं। ओके, इफ एवरीथिंग क्लियर जस्ट राइट क्लियर सो दैट वी कैन टेक अ ब्रेक। क्लियर, व्हाट अबाउट अदर्स? साक्षी, श्वेता, गणेश, क्लियर लिख दीजिए। ओके ओके गाइस, सो अपन ब्रेक लेते हैं, मीट यू एट 1:30 ऑन द सेम लिंक। Okay, then let's start after the break for SEBI LODR Act. And now we are going to just go through from our module that whether all the things has been covered in the lecture or not. And then we will solve all the questions of module and then all the questions of past year paper, right? So first of all, scope, we have seen that it has started from September 2015, right? After that, yes, applicability also we have covered that we have to register it on main board SME exchange, and there is a amendment here of innovative platform, right? Innovative trading platform. Innovative growth platform. So that is why I have not covered you from module because the module not have all the amendments, right? Then we have also covered all the things related to board of directors, that what is their optimum combination, 50% non-executive directors, top 1000 company must have one independent director, right? Then we have also covered if the chairperson is what normal and non-executive, then 1/3 of the persons or of the board of directors must be independent, and all other cases it will be half, right? In if it is regular non-executive related to promoter, if it is related to promoter, then half, that is 1 by, right? These all things we have covered. If top 2000 company, then 6 director, maximum age 75 years, and if you have to pass SR if you wanted to, किसी को अपॉइंट करना चाहते हो जो 75 ईयर्स से अबव है तो हमको SR पास करना पड़ेगा, राइट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग वगैरह हमने पढ़ लिया था, उनका क्वरम पढ़ लिया था इन केस ऑफ टॉप 2000 लिस्टेड कंपनी, 3 और 1/3 विच एवर इज हायर, राइट? एंड एटलीस्ट हैव वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. All the things has been covered. Yes. The number of directorship also we have covered 7, 7 and 3 if the whole time director and manager. Then we have also covered the committees, that is 10 and 5. 5 for chairperson, right? Yes, absolutely. Then we have also covered corporate governance related to subsidiary company, right? Subsidiary company we have also covered that we have to review their financial statement, their minutes of the meeting will be discussed in the meeting of the our board, right? If there is any significant transaction of 10% of the total revenue, expenses, assets, liability, then their board, their management need to show it to the हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शो करना पड़ेगा, राइट? ओके, ठीक है. डिस्पोज ऑफ नहीं करना है शेयर्स को, 50% वाला, 20% वाला स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है. फिर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के लिए बोला गया कि अच्छा ठीक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर देना.
जो हमारी ऑडिट कमेटी है वो ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर देना। इसके अंदर स्पेसिफिकली अपन ने दो चीज़ें पढ़ी थी, जो कि है हमारा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एंड स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, क्योंकि इन दोनों में क्या है, चेंजेस आए हैं, राइट। उसके अलावा बाकी सबको क्या क्या डिस्क्लोज करना है वो यहाँ पे लिख रहा है, जो आप एक बार क्या करना, रीड आउट कर लेना, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, then we have read about the कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी। उसको कंप्लायंस ऑफिसर जो है ना वो अपॉइंट करना पड़ेगा, और कंप्लायंस ऑफिसर के क्या क्या रूल्स होने वाले हैं, क्या क्या रोल्स होने वाले हैं, वो भी सारी चारों पॉइंट्स अपन ने देख लिए थे। क्वार्टरली कंप्लायंसेस भी अपन ने देख लिए थे, 21 एंड 45 डेज, राइट। इसको अपन इससे कंप्लीट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अमेंडमेंट है 21 डेज एंड 45 डेज। उसके बाद में एक अपना अलग से स्टेटमेंट कौन सा है, डेविएशन वाला, राइट। उसके बाद में पीरियड इंटीमेशन भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था, 2 डेज, राइट। सारा वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था, 2 वर्किंग डेज, 5 डेज, 7 डेज, 11 डेज, एंड एक कौन सा वाला था, विद इन वाला हमारा वेबसाइट वाला, राइट, यस। उसके बाद में एनुअल ईयरली वाला भी अपन ने कंप्लीट कर लिया था, 60 डेज, राइट। 60 डेज के अंदर अंदर बताना है। उसके बाद में अपन ने सारी एनुअल रिपोर्ट की बातें भी देख ली थी, एनुअल रिपोर्ट की भी सारी की सारी बातें अपन ने देख ली थी, यस। उसके बाद में अपन क्या पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर टाइप्स ऑफ कमिटीज। टाइप्स ऑफ कमिटीज तो सारी की सारी अपन ने उससे ही कंप्लीट कर ली थी, हमारे चार्ट से। नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, और ये सबकी समरी यहाँ से मत पढ़ना, अमेंडेड वाली ही पढ़ना जो मैंने आपको दे रखी है, राइट। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड फुल मॉड्यूल, राइट। अब अपन क्या करने वाले हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस एक बार देख लेंगे, उसके बाद में पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जितने भी हो पाएंगे उतने देख लेंगे, राइट। ग्रुप complainants have alleged that Mr. Z, a member of SEBI, has pecuniary interest in some of the cases. Please check. क्या स्क्रीन नहीं दिख रही? अब दिख रही है? आई थिंक आपको नेट में इशू होगा। ऑल ओके? ओके, ऑल ओके। देखो, अ ग्रुप ऑफ कंप्लेंट्स हैज बीन लीज्ड अगेंस्ट मिस्टर जेड। मिस्टर जेड के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स आई। वो मिस्टर जेड कौन है, मेंबर हैं ऑफ सेबी, ठीक है। ये क्या कंप्लेंट्स आई कि उसके पास में कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट है, कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट है इन सम केसेस कम बिफोर द बोर्ड एंड दैट ही मिसयूज हिज पोजीशन। वो क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रहा है, तो ही शुड बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, तो रिमूव कर देना चाहिए ऑफिस के अंदर। द कंप्लेनेंट, तो मतलब ये जो हमारा मिस्टर जेड है, सॉरी, ग्रुप ऑफ कंप्लेनेंट्स, मतलब जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं ना, वो आपसे क्या एडवाइस मांग रहे हैं। जो ग्रुप ऑफ कंप्लेनेंट्स हैं, जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं मिस्टर जेड के खिलाफ, वो आपसे एडवाइस मांग रहे हैं कि हम इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वाला सेक्शन आएगा हमारा, रिमूवल ऑफ मेंबर ऑफ सेबी। रिमूवल ऑफ मेंबर ऑफ सेबी जो अपन ने पढ़ा था ना, IUOA, राइट, IUOA की ये सारे बेसिस के कारण एक पर्सन, एक मेंबर ऑफ सेबी रिमूव हो सकता है। और ये क्या कर रहा है, अब्यूज कर रहा है ना अपनी पोजीशन का, फायदा उठा रहा है, अब्यूज कर रहा है, मिसयूज कर रहा है अपनी पोजीशन का, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, रिमूव कर सकते हैं, राइट, बिल्कुल। IOUA कारण अपन क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। SEBI receive a complaint from some investor alleged that ABC Limited and some broker are indulging in price manipulation in shares of ABC Limited. Explain the power that can be exercised by SEBI under SEBI Act 1992 in case the allegation are found to be correct. उन्होंने क्या बोला, सम इन्वेस्टर्स ने बोला कि हमारे जो ब्रोकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्राइस मैनिपुलेशन के अंदर प्राइस मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो कौन सी पावर दैट कैन बी एक्सरसाइज बाय द सेबी, तो कौन सी पावर है जो सेबी लगा सकता है, बताइए। पावर्स अपन ने पढ़ी थी सेबी एक्ट के अंदर, तो कौन सी पावर्स को यूज कर सकता है अगर आप प्राइस मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो।
शेयर सेल नहीं कर सकता, यस रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं उसके ऊपर, राइट। प्राइस मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो हम उस पर्सन को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं फ्रॉम ट्रेडिंग, उसको रिस्ट्रेन कर सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है। और अपन यहाँ पे पेनल्टी का क्लॉजेस भी अपन देख सकते हैं, पेनल्टी का क्लॉजेस भी लगा सकते हैं, 25 करोड़ रुपीज, 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट मेड, गेन मेड, और मिनिमम कितना लगेगा, 10 लाख रुपए का लगेगा, राइट। अभी एक एक 5 मिनट में मैं आई, 5 मिनट। ओके, मिस्टर क्लेवर who is registered as intermediary failed to enter into the agreement with his client. Intermediary है, failed to register हो गया, to enter into his client and hence penalized under SEBI. Advise Mr. Clever, वो खुद आपसे एडवाइस मांग रहा है, मिस्टर क्लेवर जो कि पकड़ा जा चुका है, वो आपसे एडवाइस मांग रहा है दैट व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू हिम अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सेबी। क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं अगेंस्ट द ऑर्डर, कोई ऑर्डर पास कर दिया सेबी ने तो अपन क्या रेमेडी कर सकते हैं उसके अगेंस्ट, याद करिए कौन कौन सी रेमेडी अवेलेबल है गाइस। एनसीएलटी नहीं, सेट के अंदर अपील कर सकते हैं, राइट, सेट के अंदर अपील कर सकते हैं, एससी के अंदर अपील कर सकते हैं, 15T एंड 15Z, राइट, 15T एंड 15Z। लिख लेते हैं अपन आंसर इसका, वैसे तो वही है। अपन क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं अगेंस्ट सेट एंड अपील कर सकते हैं अपन इन सुप्रीम कोर्ट। टाइम लिमिट याद होगा, 45 डेज एंड 60 + 60 डेज, राइट। उसके बाद में अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर आर अपसेट दैट फंक्शनिंग ऑफ 2 लीडर स्टॉक ब्रोकर्स ऑफ कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज वांटेड टू मेक कंप्लेंट्स अगेंस्ट दीज फॉर सेबी फॉर इंटरवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। ब्रीफली एक्सप्लेन पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी। मतलब दो चीजें पूछ रहा है ये देखो, एक तो पूछ रहा है पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी एंड व्हाट टाइप्स ऑफ डिफॉल्ट बाय स्टॉक ब्रोकर्स कम्स इन प्रीव्यू ऑफ सेबी एक्ट। मतलब कौन कौन से डिफॉल्ट स्टॉक ब्रोकर करे जो सेबी के एक्ट में आते हैं, और पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी क्या था, याद है क्या कुछ, पर्पस क्या था सेबी के एस्टैब्लिशमेंट का। इट इज PPR, राइट, प्रमोटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड रेगुलेटिंग द सिक्योरिटी मार्केट। यस एग्जैक्टली। और कौन कौन सा डिफॉल्ट करता है अपना स्टॉक ब्रोकर, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं करेगा, पेमेंट के अंदर कर देगा डिफॉल्ट, और ब्रोकरेज का पेमेंट के अंदर डिफॉल्ट होता है, राइट। वही चीज अपन इसके अंदर लिखेंगे। मिस्टर रमन एन इन्वेस्टर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डेडलाइन विद डीलिंग ऑफ हिज स्टॉक ब्रोकर। ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं था डीलिंग विद हिज स्टॉक ब्रोकर हु इज रजिस्टर्ड विद दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। मिस्टर रमन अप्रोच टू यू फॉर गाइड हिम रिगार्डिंग एवेन्यूज, मतलब वही रेमेडीज अवेलेबल टू हिम for making a complaint against the stock broker under the SEBI Act also on the ground which, किस ग्राउंड के ऊपर क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, कौन सी ग्राउंड्स के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं बताइए। सेम वही सारे ग्राउंड्स के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं जो अपन ने पहले पढ़ लिए थे, राइट। उसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिख रखा है, ऑन कंप्लेन complaint made by Mr. Kamlesh Gupta after inquiry, SEBI finds out that Mr. P. Mehta, a chief executive officer of the company, on the basis of unpublished price sensitive information, क्या कर रहा है, unpublished price sensitive information has indulged into trading of security of the company। वो क्या कर रहा है, unpublished price sensitive information से trading कर रहा है। explain on the basis of the finding that what action कैन बी टेकन अगेंस्ट मिस्टर पी मेहता अंडर द सेबी एक्ट। तो मतलब ये क्या बोल रहे हैं, प्राइस मैनिपुलेशन कर रहा है, बताइए। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से इसको इसको इसके लिए एक वर्ड डिफाइन है, वो वर्ड क्या है, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से क्या कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है। तो मतलब पी मेहता किसके अंदर एंगेज है, क्या कर रहा है वो कर रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग। यस, तो इनसाइडर ट्रेडिंग की जो अपनी पेनल्टी है वो अपन इसके अंदर लगा सकते हैं। ये सेबी क्या कर सकता है, इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी उसके ऊपर लगा सकता है, और इनसाइडर ट्रेडिंग को हमको थोड़ा बहुत डिफाइन करना पड़ेगा वहां पर।
देख लेते हैं इसका आंसर भी अपन। तो देखो ये वाला तो अपन ने देख ही लिया था कि पीपीआर करना है, और यहाँ पे उस सारे के सारे स्टॉक ब्रोकर के अपने आ गए कि क्या क्या स्टॉक ब्रोकर के कि उन्होंने डीलिंग अच्छे से नहीं करा। ओके, अब ये तो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वाला आ गया कि वो किसके अंदर है, इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेकर वो क्या कर रहे हैं, और जो कि ऑर्डिनरी के इसके अंदर दूसरों के पास में नहीं है। हाँ, आज फिर से रिव्यू, क्योंकि कल वाली जो क्लास है वो पूरी तरीके से मैं डिलीट करने वाली हूँ और ये वाली ही क्लास रहने वाली है। तो क्योंकि वो अमेंडेड वगैरह नहीं थी, तो यही वाली क्लास रहेगी। तो बाकी लोग जो बाद में जाकर रिवीजन करें या बाद में जाकर क्या करें, इस क्लास को देखें, तो उनके पास में सही वाली क्लास हो। तो इसलिए मैंने इसको पूरा का पूरा आज यही वाला पूरा का पूरा ले लिया, राइट। तो ठीक है, तो फिर अब वो क्या करेंगे, ये पेनल्टी लगा देंगे 25 करोड़ एंड 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट वाली। Okay. SEBI has undertaken inspection of books of accounts and record of LR Limited, a listed company. Specify the measures which can be taken by SEBI under SEBI Act to protect the interest of the investors in security market on completion of the inquiry. कौन कौन से steps जो है ना SEBI ले सकता है on completion of inquiry। इंक्वायरी की मतलब जब इंक्वायरी खत्म हो जाए तो उसके बाद में क्या क्या चीजें कर सकता है सेबी, कौन कौन से ऑर्डर्स दे सकता है। बेसिकली यहाँ पे वही बात हो रही है जो अपन ने देखा था ना, रिस्ट्रेन कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। तो मतलब ये सारी चीजों का क्या कर सकता है सेबी, क्या करेगा, सस्पेंड कर सकता है, रिस्ट्रेन कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है किसी भी ऑफिस ब्रोकर को, इम्पाउंड करके रख सकता है, उसकी सिक्योरिटीज वगैरह को अटैच कर सकता है, नॉट मोर देन 90% उसके कोई भी बैंक अकाउंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर एस, अ मेंबर ऑफ एन ML Limited, obtained the order from SEBI against the company, but the company failed to redress the grievances within the time fixed. Consequently, SEBI imposed penalty on the company. The company, however, did not pay the penalty. How the penalty would be recovered? यहाँ पे कहाँ की बात आ रही है, रिकवरी की बात आ रही है कि पेनल्टी किस तरीके से रिकवर होगी। तो यस, वो जो 5 बातें थी, पहले मूवेबल जाएगा, उसके बाद में हमारा बैंक अकाउंट जाएगा, उसके बाद में इमूवेबल जाएगा, उसके बाद में भी रिकवरी नहीं हो पाए तो उसको क्या करो, जेल में डाल दो। उसके बाद में क्या करो, किसी रिसीवर को अपॉइंट कर दो जो कि मैनेजमेंट करेगा उसकी सारी के सारी असेट, राइट। उसके बाद में द कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी इन MKBTC लिमिटेड, an unlisted public company on 31/3/2019 comprised of 7 directors including 4 independent directors. Majority of the members are ability to read and understand financial statement, but none of them have accounting or finance matter related expertise. The company is listed in its recognized stock exchange in the month of August. Referring to the provision of the listing obligation disclosure requirement, decide whether the existing audit committee can continue after listing or not. क्या ये एकदम सही है क्या, ऑडिट कमिटी क्या ये कंटिन्यू कर सकती है क्या? 7 डायरेक्टर्स हैं जिसमें से 4 इंडिपेंडेंट हैं, मेजोरिटी क्या है, एबिलिटी टू रीड एंड राइट, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि टू थर्ड आपके क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। 2/3 लगाए तो इसका मतलब कितना, 5, राइट। 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने होने चाहिए, एंड मेजोरिटी नहीं, सारे के सारे ही मेंबर क्या होने चाहिए, फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड होने चाहिए, और कोई एक क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। तो ये वाली चीजें उनको क्या करनी पड़ेंगी, रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी। उसके बाद में ही वो ऑडिट कमिटी सही तरीके से बन सकती है। सीधा सीधा इसका आंसर दे तो नो, ये वाली ऑडिट कमिटी कंटिन्यू नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर ये सारे क्या है, डिफॉल्ट है, राइट। के बाद में लास्ट क्वेश्चन अपना, मिस्टर जुबीन, अ मेंबर ऑफ सेबी, वाज इंडल्ज एज अ इंसॉल्वेंट। वो क्या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एज अ ग्रुप ऑफ कंप्लेनेंट्स हैव लीज्ड अगेंस्ट मिस्टर जुबीन while rendering his services in the office may be biased in the performance in his duty. Working in such state of position may be detrimental to public interest, so should be removed from his office. Advice in given situation, tenability and maintenance of complaints against Mr. Zubin. क्या ये जो complaints रखे गए हैं
वो टीनेबल एंड मेंटेनेबल हैं क्या? टीनेबल एंड मेंटेनेबल हैं क्या? यस बिल्कुल हैं, उनको रिमूव कर देना पड़ेगा। रिमूवल की सारी चीज़ें आप लिख दीजिएगा। ऑफ मेंबर ऑफ सेबी वाली वही IOUA वाली, राइट। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल। अब अपन क्या करने वाले हैं, हमारे प्रैक्टिस बुकलेट के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले LODR वाले को देख लेते हैं, उसके बाद में सेबी वाले को देख लेते हैं, ठीक है। हमारी सारी प्रैक्टिस बुकलेट्स, क्वेश्चंस बैंक वगैरह जो है अभी के सेशन वाले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल। सेबी LODR वाले की प्रैक्टिस बुकलेट सॉल्व कर। ये प्रैक्टिस बुकलेट क्या है? ये प्रैक्टिस बुकलेट के अंदर सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो आंसर्स हैं वो पूरी, राइट। द कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी एमकेट बीटी लिमिटेड, देखो ये सेम क्वेश्चन जो है ना, सेम का सेम क्वेश्चन जो अभी अपन ने मॉड्यूल में से करा है कि 7 डायरेक्टर हैं, 4 ये हैं, राइट। ये पूरा का पूरा नन ऑफ द अंडरस्टैंड ये किसके अंदर आ चुका है? पास्ट ईयर के अंदर है, 4 मार्क्स, राइट। एकदम बिल्कुल मॉड्यूल वाला ही हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इस तारीख को ऑन कंपोजिशन ऑफ बोर्ड क्या था? अनलिस्टेड कंपनी के अंदर 7 डायरेक्टर थे, उनमें से मिस्टर जेड जो है वो एग्जीक्यूटिव है, नॉन इंडिपेंडेंट। मिस्टर जेड जो है वो क्या है? नॉन इंडिपेंडेंट। एक वुमेन डायरेक्टर है, वो भी नॉन इंडिपेंडेंट है। बाकी ये 4 जो है ना वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो 3 नॉन इंडिपेंडेंट हैं, 4 इंडिपेंडेंट है, ठीक। एक वुमेन डायरेक्टर होनी ज़रूरी है, जो कि चलो अच्छी बात है, राइट। अब 7 में से कितने होने चाहिए अपने पास में? 5 होने चाहिए, राइट। 7 में से 5 होने चाहिए, लेकिन 4 है, इसका मतलब ये डिफॉल्ट है, राइट। इस तारीख को ऑडिट कमेटी का कंप्राइज हुआ और उसके अंदर फॉलोइंग डायरेक्टर्स आए। मिस्टर वाई एज अ चेयरमैन, राइट। मिस्टर वाई आई जो कि कौन है? एक नॉन इंडिपेंडेंट है, मतलब सही बात नहीं है। मिस्टर जेड आई, मिस्टर जेड क्या है? वो भी नॉन इंडिपेंडेंट है, मतलब ठीक है। के बाद में और कौन कौन आया? मिस्टर जेड एंड मिस्टर वाई। मिस्टर जेड कौन है? मिस्टर जेड एक वुमेन डायरेक्टर है, वो भी नॉन इंडिपेंडेंट है। एंड मिस्टर वाई कौन है? मिस्टर वाई भी नॉन इंडिपेंडेंट। मतलब एक्चुअली तो पर्सन्स कितने हुए? 1 2 3, क्योंकि मिस्टर वाई तो चेयर पर्सन भी थे, तो 3 मेंबर्स हुए। 3 में से मतलब 2 तो इंडिपेंडेंट होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो सारे के सारे नॉन इंडिपेंडेंट है। पूरा का पूरा इन्होंने डिफॉल्ट कर रखा है। द मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ चेयरपर्सन हैज एन एबिलिटी टू राइट। मेजोरिटी होना चाहिए क्या? सारे के सारे के पास में होना। बट नन ऑफ देम हैव अकाउंटिंग, कोई से भी इनमें अकाउंटिंग की नॉलेज ही नहीं है। बताओ कितनी गड़बड़ बात करी है इन्होंने। ड्यूरिंग द जनवरी 2020 द कंपनी वांटेड टू हैव इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, उनको IPO निकालना था, तो उन्होंने क्या करा? अपने लिस्ट कर दिया अपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। स्टेट हाउ क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट शुड कॉन्स्टिट्यूट, कैसे क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी बनेगी? तो वो सारे प्रोविजंस अपने को लिखने की, भाई देखो ये करना ये करना, बिल्कुल एकदम गलत काम करा है, राइट। अभी तो ये वाला क्वालिफाइड नहीं है। वेदर द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी इज इन ऑर्डर एंड वेदर इट कैन कंटिन्यू, नो इट कैन नॉट कंटिन्यू। तो अपने को सारे प्रोविजंस लिखने की, देखो 3 डायरेक्टर होने चाहिए, 2/3 इंडिपेंडेंट होने चाहिए, सारे मेंबर्स को रीड एंड लाइट करने के लिए आना चाहिए, तो एज पर दीज फैक्ट्स, ठीक है, और एक एक्सपर्ट होना चाहिए। एज पर दीज फैक्ट्स वो क्या है? अभी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 डायरेक्टर हैं विच इज इन कंप्लाइंस, ठीक है। 3 डायरेक्टर तो कंप्लाइंस के अंदर हैं, लेकिन ये तीनों डायरेक्टर्स में से एटलीस्ट तो क्या होने चाहिए थे? इंडिपेंडेंट होने चाहिए थे। तो दे नीड टू चेंज द कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी टू गेट लिस्टेड। एग्जिस्टिंग ऑडिट कमिटी में मेजोरिटी मेंबर्स रीड एंड राइट करने वाले हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए? ऑल द मेंबर्स चाहिए, और एक हमारे को एक्सपर्ट भी चाहिए। हैंस ही बी रिक्वायर्ड टू एटलीस्ट 1 मेंबर जो कि क्या हो? एक्सपर्ट हो, राइट। तो इस हिसाब से इन द व्यू पॉइंट द एग्जिस्टिंग कमिटी कैन नॉट कंटिन्यू आफ्टर लिस्टिंग इन द अथॉरिटी। और यहाँ पे थोड़ा बहुत अकॉर्डेंस विद सेक्शन 177 भी दे रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतना ज़्यादा कोई अपने पास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपन LODR के हिसाब से आंसर दे रहे हैं, राइट। अभी इन्होंने थोड़ा कंपनीज एक्ट का भी इन्होंने थोड़ा नॉलेज घुसा दिया।
अब क्वेश्चन नंबर 3, ग्रो वेल लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी नॉट सेक्शन 8 कंपनी, अ पब्लिक कंपनी नॉट सेक्शन 8 कंपनी हैज रिसेंटली बीन लिस्टेड। एक पब्लिक कंपनी जो कि अभी अभी लिस्टेड हुई है। अब आपको पता है द प्रमोटर ऑफ द कंपनी आर इंडिविजुअल ओनली। इट हैज 12 डायरेक्टर्स इन द बोर्ड। बोर्ड के अंदर कितने डायरेक्टर्स हैं? 12 डायरेक्टर। द कंपनी अप्रोच इज सीकिंग योर एडवाइस रिगार्डिंग द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? तो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए 50-50%, राइट। What should be the minimum number of independent director in case chairperson of board is a non-executive director? तो कितने होने चाहिए in case of non-executive director? 1/3, right? What should be the minimum independent number of independent directors in case of okay, in case the company does not have a regular non-executive, does not have का मतलब half, right? What should be the minimum number of independent director in case regular non-executive chairperson is a promoter of grow well and as well as occupying management position? तो इसका रहेगा अपना हाफ ही रहेगा, राइट। तो आंसर देख लेते हैं अपन। कम से कम 50% होनी चाहिए एंड एटलीस्ट 1/3, और दूसरे बाकी केस 50-50%, राइट, 50-50%। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दे रखा है? यू आर द कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन पी आर लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी एडवाइज बाय रेफरिंग इनटू सेबी एलओडीआर अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर। 2% से ज्यादा चेंज हुआ है तो कितने डेज में करना पड़ेगा? 10 डेज में करना पड़ेगा, राइट। प्रपोजल ऑफ बायबैक ऑफ द शेयर्स आया है तो 2 दिन पीरियड आपको बताना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में चेंजेस इन कंटेंट्स ऑफ लिस्टेड कंपनी इन वेबसाइट, तो चेंज होने के विद इन 2 डेज के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा। रिकॉर्ड डेट और डेट ऑफ क्लोजर के अंदर 7 डेज पहले पहले हमको बताना पड़ता है, राइट। एक बार देख लेते हैं। 10 डेज, 2 डेज, विद इन 2 वर्किंग डेज, एंड हमारा क्या था? 7 डेज, 7 वर्किंग, राइट। अभी आपने भी 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो आई थिंक अभी तक समझ में भी आना चाहिए और अभी तक आ भी रहा होगा। Meera is a highly qualified professional and independent director in a several listed company. Referring to the provision of SEBI Act, answer the following question: How many listed companies she can be appointed as director and independent director? देखो 7 थी, 7 के अंदर ही डायरेक्टर हो सकती है, 7 के अंदर ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकती है। Whether the above number can be changed if he is serving as a whole time director, तो whole time director के अंदर 3 के अंदर ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एज अ सर्व कर सकती है, राइट। How many committee he can be? She be member 10 committee, chairperson 5 committee, right? I hope that you are remembering all these things. देखिए सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं एंड आपको याद आ रहे हैं, तो ऐसी अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पास्ट ईयर क्वेश्चन जो कि इस सिलेबस के अंदर आ रखे हैं पास्ट ईयर के अंदर सेबी एलओडीआर के अंदर। अब अपन एक बार जल्दी से सेबी एक्ट वाले भी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखो ये जो ये वाले डेमो सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सारे मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल रखे हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको हमारे बैंक क्वेश्चन बैंक चाहिए, नोट्स चाहिए, तो फिर आपको हमारा ये जो बैच है ना उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक वगैरह सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिए, राइट। थोड़ा बहुत ओके सेबी क्लास नोट्स एंड सेबी का प्रैक्टिस बुक देखो। रवि हैज फेल्स टू पे द पेनल्टी, सारी चीजें आपको याद आएंगी प्रोवाइडेड आपने एक बार रिवीजन कर रखा है या फिर रिवीजन नहीं भी कर रखा तो मैंने इतनी बार क्लास में पढ़ा रखा है। तो अगर आपने ये दोनों क्लास देख ली ना, सेबी वाली एंड सेबी एलओडीआर वाली, तो आपके 10 मार्क्स तो 5-10 मार्क्स तो 100% पक्के हैं लोग। ओके, हमेशा 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी दोनों में से आ जाता है, सेबी में से भी आ जाएगा, सेबी एलओडीआर में से भी आ जाएगा। तो अराउंड 10 मार्क्स का 8 मार्क्स का आराम से आपका कवरेज हो जाएगा विद दिस ओनली थिंग, जहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस वगैरह को भी कवर करा रहे हैं, राइट। Mr. Ravi fails to pay the penalty imposed by the adjudicating officers and
offense commit under SEBI Act after the penalty has become due, Mr. Ravi otherwise then adequate transfer his residential property to his सिस्टर। तो उसने क्या करा, जब ड्यू हुआ तो उसने अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अपनी सिस्टर को ट्रांसफर कर दी, और फिक्स डिपॉजिट किसको ट्रांसफर कर दिया, अपने माइनर सन को ट्रांसफर कर दिया। द माइनर सन हैज बिकम मेजर, माइनर सन बाद में जाके क्या हो गया, मेजर हो गया। डिपॉजिट कंटिन्यू विल बी हेल्ड फ्रॉम हिज सन, जबकि डिपॉजिट अभी भी वो सन ही हेल्ड कर रहा है। विद रेफरेंस टू सेबी एक्ट, बताइए क्या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड फिक्स डिपॉजिट रिकवरी ऑफिसर रिकवर कर पाएगा क्या। तो देखो जो सिस्टर को दिया हुआ है वो तो रिकवर नहीं कर पाएगा, लेकिन जब दिया था तब माइनर सन था, अब मेजर हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दिया था जब मेजर सन था ना, तो इसका मतलब उससे तो रिकवर करा जा सकता है। आई होप दैट आपको वो एक्सप्लेनेशन याद हो रिकवरी वाले प्रोविजन, राइट। whether the recovery officer can seek assistance from the local police for administration, yes he can seek। ओके तो यहाँ पे मैंने थोड़ा गैप दिया था ताकि आप खुद से उसकी प्रैक्टिस कर सकें। मिस्टर कपूर मार्केट इंटरमीडियरी फॉल्ट कि उसने प्रोविजन को नहीं करा, एक्शन लेना चाहिए। और तो सेबी ने क्या करा, उसके खिलाफ एक्शन लिया और उसने सारी की सारी चीज़ें ट्रू एंड फेयर वे के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दी। उसने क्या बोला कि अभी मुझे क्या दे दो, इम्यूनिटी दे दो, मुझे इम्यूनिटी दे दो। सेबी हाउएवर इन द व्यू दैट इम्यूनिटी कैन नॉट बी ग्रांटेड एंड वांट्स टू प्रोसिक्यूट मिस्टर कपूर बाय कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिन हाउ द मैटर विल बी रिजॉल्व। तो देखो इम्यूनिटी ग्रांट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इम्यूनिटी ग्रांट तभी हो सकती है जब आगे से अगला बंदा आए और अपनी गलती खुद माने, लेकिन यहाँ पे तो सेबी को पता चला ना दैट उसने गलती करी है, इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया उसके ऊपर, उसके बाद में जाके उसने ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर करा, तो ऐसे केस में इम्यूनिटी नहीं मिलती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इम्यूनिटी नहीं दे पाएगी, लेकिन जो भी रिकमेंडेशन है ना सेबी के, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर नहीं करती, राइट। जो भी रिकमेंडेशन है वो सारी चीज़ें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर नहीं करती, राइट। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। अगर आपको चाहिए तो एक बार इसके आंसर्स को एक बार रीड आउट कर लेना, नॉट दैट मच जिससे बता दी। द सिक्योरिटी एक्सचेंज मार्केट क्या कर रहा है, हैविंग अ चेयरमैन, 2 मेंबर्स ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री, 1 मेंबर ऑफ रिजर्व बैंक एंड 5 अदर्स मेंबर्स थे, एकदम सही कॉन्स्टिट्यूशन है। आउट ऑफ 5 अदर्स मेंबर 4 मेंबर्स विल बी होल टाइम मेंबर्स, ठीक है। मिनिमम 3 चाहिए, 4 होल टाइम्स मेंबर है। मिस्टर ए इज one of the 4 whole time members who is also the director of PQR Limited। जो मेंबर है सेबी का वो डायरेक्टर भी है PQR लिमिटेड के अंदर। अ मैटर related to PQR Limited comes under the consideration of the meeting of board in which Mr. has some indirect pecuniary interest। तो देखो मिस्टर ए की कुछ पिक्यूनरी इंटरेस्ट है उस PQR लिमिटेड के अंदर। ऐसे केस के अंदर क्या होगा जहां पर उसका क्या है, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसे केस के अंदर क्या होगा, उसको वो वाली मीटिंग अटेंड नहीं करनी चाहिए, डिस्क्लोजर करना चाहिए एंड वो वाली मीटिंग अटेंड नहीं करनी। आई होप दैट आपको ये वाला पॉइंट याद आ रहा है। लेकिन उसने क्या करा, डिक्लेयर तो कर दिया फैक्ट को, बट टुक पार्ट इन द मीटिंग, पार्ट लिया उसने मीटिंग का। एंड आउट ऑफ द टोटल 9 मेंबर्स हु आर प्रेजेंट इन द मीटिंग, 5 मेंबर्स वोटेड, 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन एंड मिस्टर ए। तो 5 मेंबर्स, 9 मेंबर्स थे, 9 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स ने वोटेड इन फेवर करा। इन 5 मेंबर में से एक हमारा चेयरपर्सन था, एक मिस्टर ए था जिसको नहीं करना चाहिए था वोट, एंड 4 मेंबर्स जो हैं वो अगेंस्ट के अंदर चले गए। एडवाइस हाउ मैटर विल बी डिसाइडेड, विल योर आंसर बी डिफरेंस इफ मिस्टर ए वाज ओनली द पार्ट टाइम मेंबर। देखो आंसर तो डिफरेंट नहीं होगा, भले आप पार्ट टाइम हो भले आप फुल टाइम हो, ठीक है। लेकिन मिस्टर ए का जो वोट है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो 4 एंड 4 वोट्स हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद में पावर किसके पास में आती है, अपने चेयरपर्सन के पास में पावर आती है, चेयरपर्सन फेवर के अंदर है। तो ये जो भी इनका रूल है वो तो पास हो जाएगा, जो भी बात हो रही है वो तो पास हो जाएगी, लेकिन ये कोई वाली मीटिंग जो है ना वो अटेंड नहीं करनी चाहिए, राइट। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ABC Limited mobilized funds from public towards the development of plot under cash down payment scheme. The scheme is inter alia stipulated on the following terms। ठीक है, एक स्कीम बनाई गई, ओके।
एक स्कीम बनाई गई, इसके अंदर क्या होगा, प्लॉट अलॉट होगा टू द कस्टमर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ अग्रीमेंट, 9 months के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अग्रीमेंट। नो स्पेसिफिक प्लॉट इज मेंशन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द अग्रीमेंट, जब एंटर हुए थे अग्रीमेंट के अंदर उस समय कोई भी प्लॉट का जिक्र नहीं था। द कंपनी हैज अथॉरिटी फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द प्लॉट, कंपनी के पास में अथॉरिटी है कि वही सारा डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस करेगा। द अमाउंट मोबिलाइज अंडर द स्कीम विल बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ द स्कीम, जो अमाउंट मोबिलाइज कराए, जो अमाउंट को पूल कराए, वो किसके लिए यूज हो रहा है, पर्पज ऑफ द स्कीम के लिए यूज हो रहा है। एंड जो मेंबर्स हैं उनके पास में क्या नहीं है, डे टू डे कंट्रोल नहीं है, उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट का कुछ चीज याद आ रही है, पूल ऑफ असेट हो रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ स्कीम यूज हो रहा है, इन रिटर्न उनको क्या मिल रहा है, प्रॉपर्टी मिल रहा है। एंड मेंबर्स का क्या है, डे टू डे फंक्शनिंग नहीं है। आपको एक नाम याद आना चाहिए और वो नाम है CIF, राइट, वो नाम है अपना CIF, आई एम सॉरी CIS, राइट, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो क्या ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, तो यस ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द स्कीम इज नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी, तो बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तभी भी CIS थी और वो अभी भी CIS ही रहेगी, राइट। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है, सेबी हैज पावर टू सीज एंड डिसीज द ऑर्डर। तो हमको पता है दो होते हैं जिसके कारण हमारे सीज एंड डिसीज का ऑर्डर लगता है, और वो कौन से हैं, वो दो चीज़ें का वो वॉहिलिएशन करता है, वो है इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मार्केट मैन्यू। या तो आप वॉहिलिएट कर रहे हो या फिर आप लाइकली टू वॉहिलिएट हो, तो सेबी क्या पास कर सकता है, सीज एंड डिसीज का ऑर्डर। एक और अपने पास में लास्ट क्वेश्चन बचा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इशू डायरेक्शन ऑन क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेबी को क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी दिया, ठीक है, सेबी ने क्या करा, डिफाइन द ऑर्डर्स एंड ऑन मैनी ओकेजन उसने माना नहीं, हैंड सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड द बोर्ड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, सुपरसीड कर दिया बोर्ड को, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेबी एक्ट एनालाइज द वैलिडिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यस वो कर सकती है सुपरसीड द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड बोर्ड एंड रीजंस देयर ऑफ, तो हमको रीजंस बताने पड़ेंगे कि देखो इमरजेंसी आ गई थी, एक्ट ऐसा कर रहा था, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ कर रहा था, हमारे ऑर्डर्स को नहीं मान रहा था, इसकी वजह से क्या हो रही थी, डिटोरिएट हो रही थी उसकी फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, इन रीजंस की वजह से बोर्ड को क्या कर सकता है, सुपरसीड कर सकता है। एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन हु वेकेटेड देयर ऑफिस ऑन सस्पेंशन ऑफ बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एंड ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड। एलिजिबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु वेकेटेड देयर ऑफिस ऑन सस्पेंशन, तो देखो एक पर्सन था जो पहले सेबी की क्या था, मेंबर के अंदर था, लेकिन फिर सेबी क्या हो गया, सुपरसीड हो गया, मतलब कि इन सारे लोगों को अपनी पोजीशन से रिजाइन करना पड़ेगा, राइट। तो क्या ये वापस से रीअपॉइंट हो सकता है क्या, ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी कि यस वो वापस से रीअपॉइंट हो सकता है। वापस से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जब सेबी बनाएगी आफ्टर सुपरसीडन, जब वो खत्म होगा सुपरसीड करना, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन करेगी जब बोर्ड का, तो यस पुराने मेंबर्स को भी वापस से रीअपॉइंट करा जा सकता है। खाली सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि 4 मार्क्स का आया है आपके नवंबर 22 एग्जाम्स के अंदर। आई होप दैट क्वेश्चंस करने के बाद में एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आया होगा आप लोगों को सेबी एंड सेबी LODR के अंदर। With this I have completed the SEBI and SEBI LODR Act and कल से अपन डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारे रही हैं तो अपनी फ्रेंड करिए एंड कंसिडर करिए बाय करने का, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के प्रोवाइड कर रहे हैं, ओनली 1599 के अंदर प्रोवाइड हो रही है। एंड अगर आप ऑडिट एंड लॉ का फॉर्म को परचेज करते हैं तो इट इज़ 2999। देखो ये वाली जो प्राइसेस है ना, ये सॉफ्ट कॉपी ऑफ बुक्स के अंदर है, अभी 2-4-5 दिन के अंदर ही हमारी हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स आने वाली हैं। प्रैक्टिस बुकलेट की तो पक्का से हार्ड कॉपी आ जाएगी, सॉफ्ट कॉपी नोट्स जो हैंड रिटन वाले हैं ना उसकी तो 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि जब पूरा का पूरा हमारा सितंबर के अंदर आएगी वो वाली जो हैंड रिटन नोट्स वाली बुक है, लेकिन अभी अगस्त के अंदर ही आ जाएगी हमारी प्रैक्टिस बुकलेट। तो ये वाले कॉस्ट हो सकता है वेरी करे जब एक हैंड रिटन नोट्स हमारे आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी लग रही हैं क्लासेस तो यू कैन परचेज मच गाइस, और पेशेंटली आई होप दैट आपका सभी LOD तरीके से कंप्लीट। कैसी लग रही हैं ये क्लासेस मुझे ज़रूर से आप कमेंट के अंदर बताइएगा, तभी मुझे पता चलता है दैट मैं इस सब्जेक्ट को जस्टिस कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ, राइट। So I'm waiting for your replies eagerly.
ऑल द बेस्ट।